अस्सलामुअलैकुम जी, सुबह बखैर। स्क्रीन के उस तरफ बैठी सारी पब्लिक को सुहाफजिल की तरफ से गुड मॉर्निंग और यूर वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी। और मेरे साथ मौजूद है रिस्पेक्टेड अब्दुल रऊफ साहब। सुबह बड़ी ठंडी हो गई है सर, आई एम सो एक्साइटेड जी। और हरमीत अभी थोड़ी देर में मेरे ख्याल में हमारे साथ मौजूद होगा। अभी इस वक्त मौजूद नहीं है, इस्लामाबाद में वो मौजूद है। इस्लामाबाद का मौसम अभी थोड़ी देर पहले मेरी हरमीत से बात हो रही थी, कह रहा था ऑसम, जैसे वो हमेशा कहा करता है। बारिश हुई है मेरे ख्याल में वहाँ पे। हमारे अभी प्रेडिक्शन थी कल और मैं पढ़ा था लेकिन हुई नहीं, हम इंतजार ही करते रहे। तो कुछ पिक्चर्स शेयर किए और आपको पता है, बल्कि आप सबको पता है कि हरमीत का ताल्लुक कहाँ से है, सवाद से करीब करीब। और वहाँ पर उन्होंने अपने गाँव की पिक्चर शेयर की सर, इतना प्यारा लग रहा है, बर्फ़ से ढका हुआ। और कल पहली बर्फबारी भी हो गई है जनाब, सर्दी फाइनली आ गई है। हमने देखा है कल नारान में, कालाम में, बाबू सर टॉप पे सर पहली बर्फबारी हुई है, तो ये बड़ी अच्छी सी ना शुमाली इलाकाजात के बारे में बिल्कुल ये आ रहा था कि बर्फबारी हुई है। अच्छा, उसी हवाले से थोड़ी सी बात कर ले। वज़ीर आज़म का कल जो खिताब था, उन्होंने ये कहा कि मौसमियाती तब्दीलियाँ जो हुई हैं, तग़य्युरात जो हुए हैं, उसका हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ा है और 30 अरब डॉलर का तकरीबन नुकसान हुआ है। जो मदद आलमी दुनिया को हमारी करनी चाहिए थी वो नहीं की। हालांकि एक लिहाज से देखा जाए, कल वज़ीर आज़म ने इसका इयादा भी किया, दोबारा भी ये बात की कि ये जो सैलाब आए थे, इससे जो नुकसान हुआ है, जिस वजह से ये हुआ है वो वजह हमारी पैदा करदा नहीं है। वो वजह देखा जाए तो मगरबी दुनिया अमेरिका की पैदा करदा है, इसलिए कि जितना ज़्यादा अखराज इंडस्ट्री का हवा में जाता है, जो मौसमियाती तग़य्युरात की बुनियाद बनता है, तब्दीलियों की बुनियाद बनता है, वो तो यूरोप है, अमेरिका है, सबसे ज़्यादा वहाँ से मतलब वो पोल्यूशन फैलता है दुनिया में। लेकिन इस वक्त दुनिया सुनने को तैयार नहीं है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि कल को भी ये हो सकता है, कोई और मुल्क भी हो सकता है, इसका ख्याल करना चाहिए। और उन्होंने कहा ऐसा लगता है जैसे हम तो हालत जंग में हैं इस वक्त अपने लोगों को बचाने के लिए, और हमारे पास वसाइल इतने नहीं हैं कि हम उनकी मदद कर सकें। सर आप वसाइल की बात कर रहे हैं, तो जब मैंने बात ये की ना कि मौसम बहुत अच्छा है, तो आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो इस तरह की बात करें या ना करें। सर मौसम जितना मर्जी अच्छा हो, जब आपके दिल का हाल और दिल का मौसम अच्छा नहीं होता, जो मार्च की सूरत हाल की बात आप कर रहे हैं और जंग की सूरत हाल की बात आप कर रहे हैं, तो मौसम जितना मर्जी अच्छा हो जाए, आपके सामने अगर बिजली का बिल आ जाए, आपके सामने अगर सैलाब ज़दगान की तस्वीर आ जाए, तो आप ऑटोमेटिकली अफसरदा हो जाते हैं और हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। हरमीत ने हमें ज्वाइन कर लिया इस्लामाबाद से, तो हरमीत से भी जान लेते हैं कि मौसम तो काफ़ी अच्छा हो गया, लेकिन हम नहीं भूल सकते इस मौसमियाती तब्दीली को हरमीत, जो पूरी दुनिया में हो रही है, ज़्यादा इफेक्ट उसने पाकिस्तान को कर दिया है। जी अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। जी अगर हम देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि सर्दी आ चुकी हैं और मौसमियाती तब्दीलियाँ जो है, ख़ासकर हम उन ममालिक में शामिल हैं जहाँ पे ये तब्दीलियाँ ज़्यादा ही नज़र आ रही हैं और दिख रही हैं। और आपकी बात दुरुस्त है कि मौसम चाहे बहुत खूबसूरत क्यों ना हो, और काफ़ी अब अगर हम देखें, सर्दियों ने दस्तक दे दी है और मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी भी हुई है। मैंने कुछ तस्वीर अपने गाँव की भी आपके साथ शेयर की कि वहाँ पे पहाड़ों पे जो है उन्होंने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। इसी तरह बाबू टॉप सर टॉप जो है वहाँ पे भी ये हालात है। लेकिन इन सारी सूरत हाल में हम अपने उन भाइयों को भी नहीं भूल सकते हैं जहाँ पे एक अब कड़ाकेदार की सर्दी जो है आने वाली है, और वहाँ पे बच्चे जो हैं वहाँ पे जिस तरीके से उनकी लाइफ है, जिस तरह वो टेंट में लाइफ गुजार रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को भी देखना होगा। और कहीं ना कहीं आपकी बात दुरुस्त है कि जो तब्दीली आ रही है उसका असर जो है वो हमारे मुल्क पर बहुत ज़्यादा हो रहा है, और इसके लिए पूरी दुनिया को इक़दाम जो है उठाने होंगे और अमली तौर पर इक़दाम उठाने होंगे। बिल्कुल हमीद, अभी थोड़ी देर पहले जब आपने ज्वाइन किया था, उससे पहले थोड़ा सा मैं यही बात कर रहा था कि वज़ीर आज़म ने कल जो ख़िताब किया, जिस तरीके से उन्होंने बात की है कि एक डेस्परेट सी सूरत हाल हुई है पाकिस्तान की। यानी आप ये देखो कि सिंध के वो इलाके जहाँ पे महीना 2 महीने हो गए तकरीबन अब सैलाब को आए हुए, और अभी तक वहाँ से पानी नहीं उतर पाया, पानी का अखराज का कोई तरीक़ेकार बन नहीं रहा, घर टूटे में लोगों के। बलूचिस्तान के इलाके में हमने 1-2 दिन पहले भी अल खिदमत वालों को भी जब हमने बुलवाया था, मुश्ताक मांगट साहब को, वो भी यही रो रहे थे कि घर जो टूटे हुए वो बनाने के वसाइल नहीं हैं। अभी आज भी मैं पढ़ा था मुख्तलिफ NGO वगैरह की हवाले से चीज़ें, और वो यही कह रहे हैं कि वसाइल की कमी है। गवर्नमेंट अपना रोल प्ले कैसे करे जब गवर्नमेंट के पास खुद फंड्स नहीं है। और वज़ीर आज़म अपील पे अपील कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल है उन्होंने भी 12 अपील किया, लेकिन ऐसा लगता है कि दुनिया अपने कानों के ऊपर, जैसे वो जूं नहीं रेंग रही उनके कानों के ऊपर, वो कोई असर नहीं हो रहा। हालांकि हम यही बात कर रहे हैं, कल वज़ीर आज़म ने भी कहा
कि इस हालत जंग में जिसमें हम हैं, इसमें जिसने हमें पहुंचाया, उसकी जिम्मेदारी हम पे आयद नहीं होती। वो कह रहे हैं हम किसी से मुआवजा नहीं मांग रहे, बिल्कुल हम ये भी नहीं कह रहे कि हमारे कर्जे स्केड्यूल कर दें, हमें कर्जे माफ़ कर दें। वो कहते हैं हम ये भी नहीं कह रहे, लेकिन कम से कम इस बात का तो ख्याल करें ना कि ये जो तबाही है ये आपकी पैदा करदा। और सर मैं यहाँ पे एक और बात ये यहाँ पर ऐड करना चाहती हूँ कि हम इस सिचुएशन को देखें कि मौसमियाती तगरियाती तब्दीली की हम बात कर रहे हैं, तो टाइम हमारे पास बहुत कम है। सर सर्दी आ गई है, बर्फ़बारी हो गई है, 2-3 महीने गुजरेंगे, उसके बाद ग्लेशियर पिघलेगा। खुदा ना खास्ता दोबारा से ये सिचुएशन अगर हो जाती है तो हमारे पास अभी वो हम दोबारा से रिहेबिलिटेशन की तरफ गए नहीं हैं और मज़ीद नुकसान उठाने के हम मुतहम्मिल हो नहीं सकते। तो टाइम फेज़ हमारे पास बहुत कम है, जो भी करना है वो क्विकली करना है। एटलीस्ट उनको ज़िंदगी जो है उसकी बेसिक नीड्स जो है, घर की बात करें, बेसिक नीड की बात भी नहीं कर रहे, अभी सिर्फ घर की बात कर रहे हैं। उनको जिनके घर तबाह हो गए हैं, पानी की नज़र हो गए हैं, उनको रिहेबिलिटेशन की तरफ लेके जाने के लिए अभी भी खातिर खा इक़दाम नहीं किए गए। तो ये सोचने का और लम्हा फ़िक्री है सर। लेकिन चले हम चलते हैं रनडाउन की तरफ अपने, और फिर डेली डोज की तरफ और रूटीन की जो चीज़ें हैं वो हम करते रहेंगे। लेकिन पहले आज का रनडाउन क्या टॉप स्टोरीज आपसे शेयर करते हैं। बेसिकली वज़ीर दिफा जो है हमारे, उन्होंने कल बात की और कहा कि सबने गलतियां की हैं, वो रियासत हो, वो आपकी अदलिया हो, वो इस्टेब्लिशमेंट हो, जिससे जिससे जो जो गलतियां हुई हैं अब हमें उन सबको भुला के रियासत को देखना पड़ेगा कि रियासत की जिम्मेदारी क्या है और जो हमें दरपेश ख़तरे हैं उसमें इन सब चीज़ों के बारे में बात हो रही है। सर ये सैलाबज़दा इलाकों की बात भी हो रही है, माशी सूरत हाल की बात भी हो रही है और हर तरह से उन्होंने बात करके कहा है कि अब हम सबको मिलकर मेरे ख्याल से इस पर सोचना चाहिए कि जो जो गलतियाँ हुई हैं उनका अजाला किस तरह से मुमकिन बनाया जा सके। तो बेसिकली इस पर आज के प्रोग्राम में टॉप स्टोरी में हम डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा नैब का 25 साल पुराने केस में आसिफ अली जरदारी की बर्रियत के खिलाफ अपीलें वापस लेने का डिसीजन भी जो सर कल खबर आई है, इसको भी आज की टॉप स्टोरी में पॉलिटिकल में डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम आपको ट्रेलर दिखाते हैं, हमारा रनडाउन का लाजमी हिस्सा होता है। किसी दिन मिस हो जाए तो आप हमें सजेस्ट कर दिया करें कि कौन सी मूवी का ट्रेलर आपको इन नज़र आ रहा है। हम टिच बटन, सर गाना भी बड़ा अच्छा था टिच बटन वाला जो बहुत मशहूर हुआ था, लेकिन अब इसकी मूवी का ट्रेलर आ गया है, वो ट्रेलर हम आपको दिखाएंगे और इस पर थोड़ी सी डिस्कशन भी करेंगे। इसके अलावा हम सैलाब ज़दगान की बात कर रहे हैं और इस फोरम को ख़ास तौर पर हम यूज़ करते हैं। तो सैलाब मुतासरीन को 5 करोड़ से ज़ायद फंड्स देने वाले नॉर्वे की कैसी तंजीम है, उनके ऑनर से हम बात करेंगे और उनके ऑनरशिप के साथ साथ लोग किस तरह से सैलाब ज़दगान के लिए काम कर रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे उनसे। इसके अलावा सर हम बेसिकली किस दर्द से शाटिका सर, ये क्या दर्द है, ये क्या नाम है, मिथ क्या है, इसमें हम इसे आम जुबान में क्या कहते हैं, इसका दर्द होता कैसे, इसे डायग्नोस कैसे करते हैं? दर्द शकीका बोलते हैं इसको आम जुबान में, उर्दू में, लेकिन बहरहाल शाटिका के नाम से ज़्यादा मशहूर है। पूरी टांग खिंची होती है, दर्द बेपनाह होता है रीढ़ की हड्डी से लेके नीचे तक, और जो लोग इस तकलीफ में मुब्तला हैं वही बताते हैं कि इससे ज़रा खौफनाक दर्द शायद ही कोई होता हो। और कहा यह जाता है कि ग्रेजुअली ये दर्द जो है वो आपकी टांग के ऊपरी हिस्से से शुरू होता है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता पिंडली तक जाता है। बहुत एक शदीद दर्द है। तो ये क्या दर्द है, होता कैसे है, इसके बेसिक रूट कॉज क्या है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके अलावा सर अब ये है कि आप ऑनलाइन पर भी होगी बार्गेनिंग, मतलब आप अपनी मर्जी का रेट फिक्स कर सकते हैं। ये क्या है, कैसे होगा और ये किस तरह से आप ऑनलाइन बिजनेस में इस चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हैं, इसको आज के प्रोग्राम में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट डेली डोज सर। डेली डोज खबर वुमेन एम्पावरमेंट की जनाब, लड़कियां और ख़ासतौर पर बच्चियां जो बड़ी टैलेंटेड है और ख़ासतौर पर अभी ये स्टीरियोटाइप काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है कि हम बहुत सारे इलाकों की बात करते हैं, बलूचिस्तान की, खैबर पख्तूनख्वा की, जहाँ पर लड़कियां या फैमिलीज़ इतना अलाउ नहीं करती थी। लेकिन सर ये खैबर पख्तूनख्वा की माशाल्लाह 3 बहनें हैं और तीनों बहनें जो हैं वो स्कॉश चैंपियन हैं। महविश शरीफ में खबर नाम है सबसे बड़ी, महविश है, महनूर है और सहरिश है, 3 बहनें हैं। और इनके बारे में खुद वो ये कहती हैं कि वालिद की इंस्पिरेशन थी जिसकी बुनियाद के ऊपर ये स्पोर्ट में आई। इनके वालिद जो हैं वो बैडमिंटन के प्लेयर थे और स्कॉश को अपनाने की या स्कॉश खेलने की बुनियादी वजह ये भी है कि इंडोर गेम है। और ये तीनों बहनें, एक ने खेलना शुरू किया, फिर बाकी 2 ने भी खेलना शुरू किया और वो कहती हैं 9 बरस, 11 बरस, 13 बरस की उम्र से मैं चैंपियन बनती चली आई, नंबर 1 रही हूँ हमेशा, महविश कहती हैं। मतलब पहले अंडर 11 खेला, फिर अंडर 13 खेला, फिर अंडर 15 खेला और अंडर 17 होने के बावजूद भी अंडर 18 खेल कर आ गई और फिर पहली पोजीशन भी हासिल की।
हरमीत, ये हम जो बात करते हैं ना इन इलाकों की, अब यहाँ पर खवातीन और खासतौर पर इनके वालिदैन को इतना शऊर आ गया है कि अपनी बेटी बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। इससे कबल भी हमने देखा कि हमारे शो में खातून आई थी और इसका ताल्लुक भी पेशावर से ही था, जो फुटबॉल भी खेलती है, डॉक्टर भी है, और इस किस्म की जो हम देख रहे हैं, आपकी बात दुरुस्त है कि अब चाहे ऐसे इलाके जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिजर्व थे, बहुत ज़्यादा ख़वातीन के हवाले से वो बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे एक सोच अलग पाई जाती है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि उस सोच में मस्बत तब्दीलियाँ जो है वो रुनुमा हो रही हैं। और ख़ासकर अगर हम देखें तो जहाँ से हमें कोई स्टोरी मिलती है तो उनके जो वालिद साहब होते हैं उनकी सपोर्ट जो है वो लाजमी हम देखते हैं कि उनके जब भी बच्चों से हम पूछते हैं या हम देखते हैं आज इन बच्चों के हवाले से अगर हम देखें तो सपोर्ट इनके वालिद साहब की, और कहीं ना कहीं ये सपोर्ट जब होती है तो आप और भी स्ट्रॉन्ग होते हैं और भी आप ऐसे कारनामे सर अंजाम देते हैं जो मुल्क के लिए और आपके जो अपने आप अपनी ज़ात के लिए जो है वो बहुत करामत साबित होते हैं। तो मैं समझता हूँ तीनों ये जो कौम की बेटियाँ हैं इनको भाई मैं इन पे फ़ख्र है, और इस तरह की कारकर्दगी दिखाएंगी, बैनुल-अक़वामी सतह पर खेलेंगी, कौमी सतह पर खेलेंगी, तो जाहिर बात है कि मुल्क का नाम भी रोशन होगा और इलाके का कम से कम वो भी जो लोग हैं वहाँ के लोग पहले तो बड़ी तनकीद करते हैं, जैसे ऐसे लोग सामने आते हैं तो फिर तारीफ़ों के पुल भी मानते हैं फिर। अच्छा जी, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वो महविश कहती हैं कि मुझे शौक़ तो स्विमिंग का था, लेकिन फिर मेरे वालिद ने मना किया मुझे और मैंने स्कॉच की तरफ रुझान किया उनकी वजह से ही, तो वो स्विमिंग छोड़ के स्कॉच की तरफ आए, उन्होंने अपना नाम बनाया। और जैसे हरमीत कह रहे हैं कि एक खैबर पख्तूनख्वा के इलाके से जो कंजर्वेटिव सोसाइटी है, तो वहाँ पे लड़कियों के खेलने पे पाबंदी होती है, तो उसमें माहौल में ये बड़ा अच्छा है कि इंडोर गेम है, इंडोर गेम के तौर पे इसको अपनाया जाए, लड़कियाँ खेलें, फिट रहें। और फिटनेस के लिए मैंने खुद स्कॉच खेली है हरमीत, काफ़ी खेली है, और मैं आपको बताऊं कि हाँ आपने अगर खेली हो तो आपको पता है कि आधा घंटा अगर आप खेल लेना तो आपके जिस्म की चूल्हे हिल के रह जाती हैं, इतना टफ गेम है। कहा ये जाता है कि ये फुल बॉडी एक्सरसाइज है, ये फुल बॉडी एक्सरसाइज है। अगर आप इसे करें तो आप एक्सरसाइज करें या जिम जाएं तो ऑब्वियसली आप स्पेसिफिक पार्ट्स के लिए जिम करते हैं, लेकिन ये फुल बॉडी एक्सरसाइज है। आप आधा घंटा के लिए सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपके कड़ाके निकल जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि अच्छा, और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि गेम इतनी इंटरेस्टिंग है कि एक बार आप शुरू करते हो तो फिर आप 3-4 घंटे खेलते ही चले जाते हो, दिलचस्पी बढ़ जाती है आपकी। और इनकी बहनों का भी यही कहना है कि एक ने खेली उसको देख के हमारी दिलचस्पी पैदा हुई, अब तीनों बहनें खेल रही हैं और इतनी दिलचस्प गेम है ये, और इतना ही वो एंजॉय कर रही हैं और इतनी वो पाकिस्तान का नाम भी सर इंटरनेशनल लेवल पर भी रोशन कर रही हैं। एक चीज़ की तारीफ करना चाहूँगा पाकिस्तान स्कॉच फेडरेशन की, एक चीज़ पे क्रिटिसाइज भी करना चाहूँगा उनको। पहले क्रिटिसिज्म ले लेते हैं, क्रिटिसिज्म ये ले लेते हैं कि इतने बड़े बड़े प्लेयर जहांगीर खान और फिर चैम्पियन हमारे मुल्क में रहे हैं जिन्होंने नाम बहुत ज़्यादा बनाया स्कॉच की दुनिया में, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ कि पाकिस्तान का ऐसा डिक्लाइन हुआ है कि जिसकी कोई हाथ नहीं, हालांकि फैसिलिटी काफ़ी बना के दी गई, वो टैलेंट को तलाश नहीं कर पाए। और तारीफ इस बुनियाद के ऊपर के ऐसी बच्चियों को जो खेलना चाहती हैं उनको आगे आने के मौके मिल रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ हैं। इस लिहाज से स्कॉच फेडरेशन को कुछ सोचना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि मिस्र हमसे बहुत आगे निकल गया स्कॉच की दुनिया में। मलेशिया के प्लेयर काफ़ी सुनने में आते हैं कि जैसे वो बड़े अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, तो पाकिस्तान जो एक 20-22 बरस तक स्कॉच की दुनिया में एक ताज जो पहना हुआ था पाकिस्तान ने, वो ताज उनके सरों से उतर गया और उसको भी अब बहुत देर हो गई है और काफ़ी नीचे के दर्जे पे अब हम पाए जाते हैं। और सर इस तरह की खबरें देने के बाद हमें इस बात का अंदाज़ा होता है कि टैलेंट कहीं भी कम नहीं है, सिर्फ मौका है, फोरम और प्लेटफॉर्म जो है ना, ये दो चीज़ें अगर हो जाएंगी तो शायद ये टैलेंट बाहर निकल कर ना सिर्फ पाकिस्तान लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की एक पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे करेंगे और वो ताज वापस लेंगे जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। जी, जानशेर खान का नाम आप ले, जहांगीर के साथ कितना बड़ा नाम था, कितना शानदार प्लेयर था, और वो उनकी जो आप कह लें मशवरों से भी फ़ायदा नहीं उठाया गया और हम डिक्लाइन का शिकार होते चले। बिल्कुल। चलिए अगली खबर चलते हैं। अगली खबर पे आपको 3D आर्टिस्ट से आपकी मुलाकात कराते हैं। इस आर्टिस्ट का तारुफ देने से पहले अगर हम आपको इसकी पिक्चर्स या वीडियोस दिखाएं तो आप भी हैरान रह जाएंगे। सर आपके जो दरख्त होते हैं उनके तनों को एक कैनवस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और कैमोफ्लाज बना देते हैं, मतलब आपका दरख्त जो है या जो उसके तने हैं उसको इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि उसके ऊपर ये पिक्चर बनाते हैं और पिक्चर जो होती है वो उसके पीछे वाले व्यू की बनाते हैं। तो बाज़-ई-औक़ात गुजरने वाले लोग मुझे लगता है टकरा भी जाते होंगे। हाँ, बिल्कुल, वो लिखा भी यही है। अच्छा ये देखिए जी कंप्लीट हो गया। ये तने को इन्होंने कैनवस के तौर पर इस्तेमाल किया है और आप ये देखिए कि अभी ऐसा लग रहा है कि अंदर वाला हिस्सा बिल्कुल खाली है,
तो ये एक ऐसा जबरदस्त आर्टिस्ट है जो कि पीछे वाले व्यू को आपके दरख्त के ऊपर कैनवस बना के मतलब बिल्कुल पोर्ट्रे कर देते हैं और ऐसा लगता है कि पीछे वाली पिक्चर ही है। देखिए सर, ये हरमीत 3D आर्टिस्ट अपने आप को कहते Yes. हैं और कहते हैं कि मैं 22 बरस की उम्र से मैं ये कर रहा हूँ। अभी 33 बरस के हैं ये तकरीबन, और वो कहते हैं 22 बरस की उम्र से अच्छा। मुझे पेंटिंग का शौक था और मैंने सोचा कुछ जिद्दत लानी चाहिए। तो वो जिद्दत उन्होंने इस तरह से पैदा की कि उन्होंने दरख्तों के ऊपर पेंटिंग्स बनाना शुरू की। जैसे सुहा ने भी बताया कि बैकग्राउंड जो है उसको पेंट कर देते हैं इस तरीके से कि वो बैकग्राउंड का एक हिस्सा बना हुआ लगता है दरख्त। और हकीकत यही है कि लोग जो है जब देखते देखते टकरा जाते हैं, मतलब उससे समझते हैं तना खाली है। बिल्कुल एग्जैक्टली। और वो कहते हैं कि मेरी इसमें बहुत और वाकई वो जिद्दत ले आए हैं रूह साहब। ऐसी पेंट हमने पहली बार हम देख रहे हैं और स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं, लेकिन वाकई में किसी को पता ना चले तो वो सोचेगा कि भैया शायद पीछे, और वो टकरा भी सकता है क्योंकि लग ऐसे रहा। और बैकग्राउंड को आप देखें तो आपको बिल्कुल अंदाजा ही, वो रत्ती पर अंदाजा नहीं होता कि भैया ये चीज़ जो है वो कोई बनाई गई है, बल्कि ये बनी बनाई ऐसी है। तो बिल्कुल बहुत मुख्तलिफ है और बड़े मज़े का और है। अब तक हरमीत अब कम से कम सर 30+ जो है ना वो ये तख्लीकात अब तक कर चुके हैं। हमने तो चलिए आपको एक दिखाई है, बाकी आपको यू कैन गेट देम ऑन इंटरनेट क्योंकि काफ़ी वायरल हुआ हुआ है। और सर आर्टिस्ट जो है वो आर्टिस्ट वही होता है, मतलब अगर आपको समझ आ जाए तो आर्ट, और अगर आपको समझ ना आए तो वो फाइन आर्ट। तो बेसिकली ये फाइन आर्ट है, ये आपको समझ आएगी, समझते समझते समझ आएगी। वो ज़मीर जाफरी होते थे, उन्होंने एक दफ़ा एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की वो नज़्म लिखी थी कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की कल देखी थी नुमाइश मैंने। अच्छा। कोई पूछे कि क्या देखा तो घबराता हूँ, पता नहीं कुछ आगे हाँ जी, लाइनें हाँ जी। हैं कि नक्शे महबूब को कागज़ पे सजा रखा था। अच्छा। मैं तो समझा कि तिपाही पे घड़ा रखा था। टांगे, हाँ, इतनी बेइज्जती टांगे सर। ऐसी के मिसवाक जिन्हें कहते हैं, नाक वो नाक खतरनाक जिसे कहते हैं। वो अस्तगफिरुल्लाह। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, मतलब एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के हवाले से अगर आप एब्स्ट्रैक्ट आर्ट देखो तो वो तो वाकई बड़ा अजीबोगरीब डिफरेंट सा लगता है। लेकिन ये बात हो रही है हमारी 3D पेंटिंग्स हाँ के जी। हवाले से, जिसके बारे में हमने आपको बताया। अच्छा जी, अगली खबर दें सर। जी, अगली खबर आपके लिए, मेरे लिए और हरमीत के लिए तो नहीं है। अब हमने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बनाना नहीं, लेकिन हमने गुड मॉर्निंग पब्लिक का रिकॉर्ड बना देना है। इन 2 घंटों में कितनी मैक्सिमम चाय पी सकते हैं मैं और आप मिलके? कितने कप चाय पी सकते हैं? गैस व्हाट? 4-5 तो पी सकते हैं अगर 4-5 में 10 तो आराम से पी सकती हूँ। हाँ, मैं 10 ज़्यादा पी से लूंगी, ज़्यादा, 4-5 आप ज़रा वो भी लेंगे। अगर बड़ी मजबूरी हो तो, क्योंकि घंटे में इतने का पीना बहुत मुश्किल होता है। चलिए जी, ये हम आपको खबर ये दे रहे हैं कि ये चाय के शौकीन अफराद के लिए कि भाई आप चाय तो पीते हैं लेकिन कुछ प्रोडक्टिव भी सोच लें। कोई रिकॉर्ड बनाने का भी आप सोच सकते थे, आपने नहीं सोचा, इस खातून ने सोच लिया है। 1 घंटे में 249 कप चाय बनाने का आलमी रिकॉर्ड। और वो रिकॉर्ड बनाने का पहले टारगेट जो था वो 150 कप का था, लेकिन उसके बाद जो है ना जनूबी अफ्रीका में उगने वाले रॉयबॉस नाम से रॉयबॉस जो है ना वो ये सुर्ख पत्तों वाली मकामी चाय है उनकी। और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने जब ये रिकॉर्ड काउंट करना था तो बेसिकली ये 150 कप थे जिसको उन्होंने बनाना था, लेकिन वो पहुंच गई 249 पे और उन्होंने ये रिकॉर्ड बना दिया। और ये चाय के शौकीन अफराद ही वहाँ बैठे होंगे पीने के लिए सर। हम और फिर जैसे उसमें फ्लेवर टी भी है, मतलब मुख्तलिफ तरह की वनीला Flavor है tea। और पता नहीं क्या क्या जायके हैं उसके चाय के। मुझे ऐसे ही याद आ रहा है, मतलब अगर वो लोग जो सियाहत के बड़े शौकीन है, बॉस्टन में गया था, कैम्ब्रिज सिटी में, तो अच्छा। वहाँ की एक मार्केट है, वहाँ पे मार्केट में उन्होंने मुझे बताया कि एक गली मशहूर है जो कॉफ़ी के फ्लेवर्स के लिए मशहूर है। अच्छा, कॉफी स्ट्रीट कह सकते हैं कॉफ़ी उसको। स्ट्रीट आप कॉफी उसको कह स्ट्रीट सकते कहते हैं आप हैं। उसको। तो वो लोग जो बॉस्टन जाएं, अमेरिका जाएं, बॉस्टन में ज़रूर जाएं और जाके क्विगली मार्केट है उसके अंदर कैम्ब्रिज सिटी में कॉफ़ी स्ट्रीट का नाम पता करें। भाई आप यकीन करो, अभी हम चाय का जिक्र कर रहे हैं ना 249 कप का, वहाँ पे जो खुशबू आ रही होती है कॉफ़ी की, बंदा पागल हो जाता है। वाह वाह वाह, खुशबू से वैसे ही आपको कहा जाता है कि आपकी पसंदीदा चीज़ पक रही हो घर में तो आपको तो उसको स्मेल करके वो आपका मूड अच्छा हो जाता है। तो आप उस स्ट्रीट में एंटर हो, और मैं सर की इमेजिनेशन में ज़रा पोर्ट्रे कर देती हूँ कि आप उस स्ट्रीट में एंटर हो और आप सोचो कि इर्द गिर्द से हर तरफ से आपको कहीं पकती हुई और कहीं पड़ी हुई कॉफ़ी की खुशबू आना शुरू हो जाए। हरमीत कॉफ़ी पिए वैसे कभी शौक है? नहीं, बहुत ज़्यादा पी है। और वो सब वैसे भी तो आपकी बात दुरुस्त है कि इधर इस्लामाबाद में बहुत अच्छे कैफ़े बने हुए हैं जहाँ पे आपको अच्छी कॉफ़ी मिल जाती है। हाँ। और वैसे भी मुझे बहुत शौक होता है पीने का। अब तो सर्दी आ गई है तो अब तो लाजमी पियेंगे। लेकिन ये जो आप दिखा रहे हैं तो 249 कप जो है
ये बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन सर सर पहले इतना ट्रेंड नहीं था। हरमीत से पूछना चाहिए 1 घंटे में कितने कप बना सकता है। ग्रीन ठीक है, ग्रीन टी के चले ग्रीन टी के रिकॉर्ड बना ले, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों को हम बुला लेते हैं और उसका रिकॉर्ड बन सकता है। लेकिन आपको पता है सर, मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कई सालों से ये ट्रेंड जो कॉफ़ी का है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। इससे पहले बहुत ज़्यादा नहीं था। ब्लैक कॉफ़ी जब से डाइट के लिए लोगों ने इसे कंसीडर करना शुरू किया है तो ब्लैक कॉफ़ी पीने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा हुई है और कॉफ़ी पीने वालों की। मुझे याद है हरमीत कि मैं फर्स्ट ईयर में था जब मैंने पहली दफ़ा कॉफ़ी टेस्ट की, और हकीकत में पहला सिप जब मैंने लिया ना तो मेरे तो मैंने फेंक उड़ दिया गया दिमाग। मैंने कहा नहीं जी मुझसे नहीं पी जाती। अच्छा। और उसके बाद मैंने पीनी नहीं है। हाँ मैंने पीनी नहीं है। खैर मेरा एक दोस्त था साथ में, उसने मुझे कहा कि क्रीम ज़रा डाल लो, और वो वाकई क्रीम जब मैंने ज़रा डाल के थोड़ी सी चीनी डाल के उसको पिया तो क्या बात है, मज़ा लेकिन आ कहा गया। ये जाता है कि लेकिन कॉफ़ी फिर का उसके बाद जो मुझे शौक हुआ वो ब्लैक कॉफ़ी का। हाँ देखा और ब्लैक कॉफ़ी मैंने बहुत पिया है। जब मैं पढ़ता था ब्लैक- अमेरिका में तो मैंने ब्लैक कॉफ़ी बहुत पिया। सर ब्लैक कॉफी मुझसे पीना उसका बड़ा मुझसे मुश्किल है रोज़ साथ ब्लैक आज के कॉफी। दिन तक नहीं पी जाती हरमीत, पता नहीं हम दोनों का दुख सेम है। आज के दिन तक ब्लैक कॉफी मुझसे नहीं पी जाती और ये टेस्ट है डेवलप करते करते डेवलप होता है। आपको कितने साल लगे थे डेवलप मैं करने तो खुद में? हैरान होता हूँ कि ये पियेंगे कैसे। ये अब तो रोज बहरहाल पीते मैं तो हैं। पी लेता हूँ और मुझे पसंद भी बहुत ज़्यादा है। मैं चाय भी बहुत, सोहा को पता है यहाँ पे कि मेरी जो चाय बन के आती है वो खास तौर पे बहुत कड़वी होती है, कड़वी स्ट्रॉन्ग चाय पीते हैं बहुत तो ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग चाय पीते पीता हूँ हैं। मैं, और मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि आम आदमी शायद एक सिप भी ना ले पाए उसका। तो अच्छा मुझे एक तो वो जमाना था जब क्रीम ज्यादा डाल के आपने उसको मीठा कर लिया था, और आज इसमें जरा सा भी दूध ज्यादा हो जाए तो अब से कहते हैं मैं नहीं पीऊंगा ये मुझे स्ट्रॉन्ग चाय चाहिए। अच्छा जी अगली खबर बहुत अगली मजे खबर की पे है। चलते हैं जी। अगली खबर ये है कि भी आप मुझे अगर टॉफी नहीं देंगी मम्मा तो मैं आपके खिलाफ जाके मुकदमा दर्ज करा दूंगा। और कराऊंगा नहीं, करा दिया। पहुंच गए so दरखास्त sweet. देने के लिए, शिकायत लगाने के लिए जनाब छोटा सा सुपुत्र है इनका जो कि जेल पहुंच गया और वो वहां पहुंचा हवालात में और कहा कि मामा मुझे टॉफी नहीं देती, उनके खिलाफ दरखास्त लिखें फौरन, उनको अंदर करें, उनको बंद करें। अच्छा जो आगे से जो इंस्पेक्टर साहिब है वो भी बड़ी इंटरेस्टेड थी इस चीज़ में, इंटरेस्टिंग एक जेस्चर था बच्चे की तरफ से। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो बताओ आपकी शिकायत क्या है, तो वो भी पेपर में ना उसके सामने शिकायत दर्ज कर रही हैं। 3 साल का बच्चा सिर्फ 3 साल का बच्चा। खैर मतलब जाहिर है जब उसने बाप को कहा होगा कि मैंने मामा के खिलाफ शिकायत दर्ज करानी है, हिंदुस्तान का ये वाक़या है, तो बाप उसको साथ लेके चला अब्बा गया, तो बहुत उसने खुश उसकी हुए ख्वाहिश होंगे। का एहतराम किया। अब्बा तो बहुत खुश हुए होंगे फौरन। हाँ अम्मा को अब्बा जेल जो है में ना बंद वो तो कर फौरन तैयार थे रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। दो। वही ना। जब बच्चे ने जाके कहा ना कि अब हाँ पापा तो ऐसे थके थे, दोबारा खबर बहुत मजे की है। खबर उसने कहा कि कोई बहाना तो मिले इसको घर से निकालने का। ये एक बहाना तो मिला कि चलो भैया आपके साथ मैं ही सपोर्ट हूँ सबसे बड़ा। सब टॉफियां ना देने की सूरत में अंदर जाए ना जाए, अब इस खबर के बाद अपने शौहर को पीटने की जुर्म में तो अंदर जरूर जाएंगी। भारत बहुत मजे की खबर। अब उसकी नौबत आएगी। अच्छा जी ये और इंस्पेक्टर ने भी ये किया जैसे सुहा बता रही थी कि उसने बच्चे की तसल्ली के लिए एक कागज पेन से लेके रिपोर्ट जो है वो दर्ज भी कर ली कि अच्छा ठीक है मामा को समझाएंगे। बच्चे ने कहा ये टॉफियां भी नहीं देती और मारती भी है। एक आधी और भी शिकायत लगा दी होगी। बाप गवाह के लेकिन तौर सर- पे गया था, उसने कहा मुझे भी मारती है। सर मैं इस खबर से ना इस बात का अंदाजा लगा रही हूँ, मतलब बच्चों की साइकी भी देखनी चाहिए कि खबर बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, लेकिन बच्चों की साइकी देखिए इस लिहाज से सर कि बच्चे को 3 साल का बच्चा है लेकिन उसको पता है कि मामा को सजा भी दी जा सकती है, उन्होंने जुर्म किया है और मुझे टॉफी ना देना उनका बहुत बड़ा जुर्म है, मैं जाके शिकायत लगाऊंगा, हवालात में जाऊंगा, इंस्पेक्टर एंड एवरीथिंग ना। बच्चों की साइकी में ये सारी चीजें आ गई है जस्ट फॉर द सेक ऑफ इस सारे मामले में ना पंप किया होगा इसके वालिद साहब ने। हाँ ये शिकायत जो है ना इसमें पीछे हाथ है वालिद साहब का। ही इज द रियल कल्प्रिट सर, हाँ, रियल पापा का। कल्प्रिट तो उसके अब्बा है। अच्छा जी वी आर डन विद आवर डेली डोज। मुझे लगता है आज हमें पीछे से कोई कह बोल ही जाए, कोई ब्रेक नहीं लेनी। लेकिन चले हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर आगे पॉलिटिकल चीज़ों को डिस्कस करेंगे। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। कल वज़ीर दफ़ा ने खिताब करते हुए एक इंटरव्यू देते हुए ये बात की कि रियासत को ख़तरा है और ख़ास तौर पे उसने सवात के हवाले से जिक्र आया कि जहाँ पे एक रिसर्जेंस हो रही है उन लोगों की, तालिबान जिनको कहते हैं, और उसकी वजह से कुछ मामलात बिगड़े में हैं। उसके अलावा एक ख़बर और भी है जिसके ऊपर हम लगारी साहब से बात करेंगे। नज़ीर लगारी साहब सीनियर तजज़ियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, और वो ये है कि नैब का 25 साल पुराना केस जो आसिफ जरदारी पे उन्होंने किया हुआ था कायम, वो 4 रेफरेंसेस उन्होंने वापस ले लिए हैं। ये एक एक करके सारे रेफरेंसेस वापस लेते चले जा रहे हैं।
नैब क्या गैर मौसर हो गया है, नैब क्या रोल सही प्ले नहीं कर रहा, नैब के ऊपर किसी किस्म का प्रेशर है, या माजी में जो मुकदमात हैं वो किसी प्रेशर की वजह से बनाए गए थे जिनमें कोई जान नहीं थी। तो नज़ीर लगाई साहब हमारे साथ मौजूद है, मेरे ख्याल में इसी से शुरू करते हैं। लगाई साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रऊफ साहब। सर आसिफ अली जरदारी के केस से शुरू करते हैं। 25 साल पुराना केस और जिसके ऊपर उन्होंने कहा रेफरेंसेस हम वापस ले रहे हैं। ये नैब के पहले भी हमने देखा मुख्तलिफ हवालों से जो केसेस हैं, या तो वो परस्यू नहीं कर रहे या वो केसेस गलत बनाए गए थे और लोगों को ब्लैकमेल किया जाता रहा है, और या ये है कि वो अब गलत बयानी कर रहे हैं। इसमें क्या हकीकत क्या लगती है, और अगर ऐसे ही इन्होंने वापस लेने हैं, और जैसे बहुत से लोगों का कहना भी है कि नैब का फ़ायदा क्या है, नैब को ख़त्म ही कर देना चाहिए। अच्छा, ये केसेस जब बनाए थे उस वक्त नैब का वजूद अमल में नहीं आया था? नहीं आया था, बिल्कुल जी, उस वक्त नैब था ही नहीं। नैब बनाया गया। नैब एक आमिर मुतलक ने बनाया था, जनाब जनरल परवेज मुशर्रफ ने, और उसका मकसद लोगों को अपने हाथ पर बैयत कराना था। और एक साहब वापस आए, मुल्क बाहर थे और वो मुल्क से बाहर चले गए थे, वापस आए, उन्होंने कहा कि जी हाँ मैंने कुछ करप्शन की थी, 5 लाख 6 लाख पाउंड की, कुछ अपनी ज़रूरतें थी इसलिए की थी, और उन पर रेफरेंस भी बना। फिर उसके बाद मालूम हुआ कि वो वफाकी वजीर बना दिए गए, फिर वो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव बना दिए गए, फिर और उनको बड़े ओहदे दिए गए, और वो भी उसी दौर में हुआ, यानी ये बयान देने के बाद ही हुआ था, और जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में। पर जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में एक साबिक वजीर आला को, एक सूबे के साबिक वजीर आला को, बल्कि आपके सूबे के एक साबिक वजीर आला को 40 साल सजा हुई थी, लेकिन उन्हें एक दिन भी जेल में नहीं जाना पड़ा था, और ये उस पर समझौता हो गया था, और जनरल मुशर्रफ के हाथ पर बैयत हो गई थी। जनरल मुशर्रफ ने उनको अपने साथ शामिल कर लिया था और सारे उनके गुनाह धुल गए थे। इसी तरह से बहुत से लोग थे जिनकी एक पूरी तफसील है, जो लोगों को राम करने के लिए, लोगों को झुकाने के लिए, लोगों को सर पर सजूद करने के लिए, लोगों को अपने हाथों पर बोसे दिलवाने के लिए उन्होंने ये एक आला इजाद किया था, एक लॉन्ड्री बनाई थी जिसमें गंदे हाथों गंदे कपड़ों के साथ लोगों को, और वो बैल भी इन्होंने मला होता था, वो गंद भी इन्होंने लगाया होता था, वैसे साबित शुदा नहीं होता था, वो डालकर लोगों को डालते थे लॉन्ड्री में, धुल कर निकलते थे बाहर। तो जरदारी साहब पर जो केस बनाए गए थे ये नवाज शरीफ साहब के दौर में बनाए गए थे, और एहतसाबुर रहमान कहलाते थे, उनका नाम सैफुर रहमान जो है वो, जी सैफुर रहमान। तो सैफुर रहमान के बनाए हुए केसेस थे, और वो बेबुनियाद किस्म के केसेस थे, और उन केसेस में वाकई ऐसी कोई बात नहीं थी। अच्छा, उसके अलावा जितने भी केसेस जरदारी साहब के खिलाफ बने, वो एक एक केस में सबसे बरी हुए हैं, और ये भी हुआ कि उनके ऊपर कत्ल के मुकदमात बने, और ऐसा भी छोटे मोटे नहीं, एक स्टील मिल के चेयरमैन का के कत्ल का मुकदमा उन पर डाला गया था, वो उसमें भी बरी हुए थे। और मेरा ये ख्याल है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये इदारा डिलीवर नहीं कर सका है। ये इदारे किस लिए कायम किए जाते हैं? ये इदारे इसलिए कायम किए जाते हैं कि सियासी लोगों को डिफेम किया जाए और उनको एक गाली बना दिया जाए, और फिर होटलों में लिख दिया जाए कि सियासी गुफ्तगू करना मना है, और इस तरह की सियासत को जो है गुनाह बना दिया जाए। और इसका नतीजा निकलता है कि सियासी लोग भी फिर उस गंद में शामिल भी होते हैं, और खुद इनके लाए हुए जो एस्टैब्लिशमेंट के लाए हुए लोग होते हैं वो उस गंद का हिस्सा बनते हैं, और वो ऐसा गंद फैलाते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन उनका हिसाब नहीं होता। जो हमेशा दस्त बैयत रहता है उसका कोई हिसाब नहीं होता, वो बिल्कुल सही सलामत रहते हैं। तो मैं तो कहता हूं कि आप लोगों के अगर लोगों का हिसाब करना है तो फिर शुरू करें कि शुरू से किस किस का हिसाब होना है, किसने पाकिस्तान के बुनियादी मफादात को नुकसान पहुंचाया, किसने पाकिस्तान के दरियाओं को बेचा, किसने, बड़ा बड़ा हिसाब है। इस हिसाब की एक पूरी फहरिस्त है, हम बनाकर दे सकते हैं कि इन मामलात का हिसाब होना चाहिए, और लोगों की कब्रों पर ट्रायल होना चाहिए। इन पर भी ट्रायल जिस पर आप कर रहे हैं वो भी करें, लेकिन जिन लोगों का हिसाब होना चाहिए उनका हिसाब भी किया जाना चाहिए। अच्छा, सिर्फ ये और ये भी बताएं, सिर्फ ये कहिएगा कि इन सब गलतियों का खमियाजा जो है वो आम आवाम को भुगतना पड़ा है। कल ख्वाजा आसिफ जो हमारे वज़ीर दिफा है, उन्होंने कुछ स्पीच की और उन्होंने इंटरेक्शन में ये कहा कि जो भी गलतियाँ हुई है वो फ़ौज है, अदलिया है, सियासतदान है, उन गलतियों को भूल कर अब हमें मुल्क जो इस वक्त खतरात लाहक है उसके बारे में सोचना चाहिए। आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं कि वो सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना चाह रहे हैं, सबको कहना चाह रहे हैं कि जो भी हुआ अब डैमेज इज़ डन, आगे बढ़े?
नहीं, मेरा ख्याल है कि पहले सब अपनी अपनी गलतियों को तस्लीम तो करें, माने, बताएं तो सही कि माने। हमने जराइम क्या किए हैं। कि उनका ये तो मालूम हमें होना चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तान के कौमी मफादात को कितना नुकसान कितना पहुंचाया। नुकसान ये दहशत किसकी वो है इकोनॉमी है, ये खौफ किसकी इकोनॉमी है, ये डर किसकी इकोनॉमी है, ये मुल्क भर में फैला हुआ ये मंशियात का धंधा ये किसकी इकोनॉमी है, ये सारे का सारा जो मुल्क के अंदर खौफ और दहशत फैली हुई ये किसकी इकोनॉमी है। बहरहाल ये तो हमें मालूम होना चाहिए ना। और ये कि ये कौन कौन आलाए कार हैं सारी सूरत हाल में, कौन कौन सहूलतकार हैं सारे काम के अंदर। क्या सूबाई हुकूमत ये जो सूबाई हुकूमत है यहाँ पर, ये जो पीटीआई थी ये तो ओनरशिप लेती थी ना कि ये हमारे हैं, प्यारे हैं, राज दुलारे हैं, हमारी जान से प्यारे हैं, ये तो इनको तो इनके खिलाफ कुछ भी नहीं होना चाहिए। वो तो इस सारे ऑपरेशन के खिलाफ थे जो 2008-9 के बाद जो है सवात में शुरू हुआ था। उस ऑपरेशन की ओनरशिप लेने को कोई तैयार नहीं था। एक उन्होंने ओनरशिप ली, फिर फौज आ गया, जनरल कियानी ने आगे बढ़कर ऑपरेशन शुरू किया, फिर ऑपरेशन कामयाब हुआ, वहां से रूट आउट कर दिया गया। अब कौन लाया उनको वापस, ये मालूम करना चाहिए ना, इसकी तहकीकात होनी चाहिए, कैसे वापस आ गए। लगाई साहब इसी पे आपसे जानना चाहूंगा कि अगर हम देखें इससे कबल जब तालिबान की जो है खबरें गर्दिश कर रही थी सवात में और सवात के लोग जो है मुकामी लोग निकल आए, तो हमने देखा कि राना सनाउल्लाह समेत जो खैबर पख्तूनख्वा के स्पोक पर्सन है उन्होंने इस चीज को बिल्कुल रिजेक्ट किया कि वहां पे कोई तालिबान नहीं है। लेकिन कल हम देखने के दोबारा पार्लियामान में इसकी बाज़गश्त सुनाई दी। वज़ीर दिफा ने कहा कि ये वो दिन दूर नहीं कि इस्लामाबाद तक ये पहुंच जाएंगे, अभी 200 हैं तो ये 2000 भी हो सकते हैं। इस सारी सूरत में अगर देखें तो सवात के जो लोग हैं वो फौज के ऑपरेशन के खिलाफ हैं। उनका जो जरगा उन्होंने ये फैसला दिया कि फौज ऑपरेशन नहीं करेगी। तो ये मामला किस तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं, किस तरफ जाएंगे और तरीकाकार क्या होगा कि इस मामला को सॉर्ट आउट किया जाए? ये जो आतिफ खान ने बताया मीडिया को, वो कौन बता रहा था? आतिफ खान ने कहा कि मुझे खत लिखा गया। आपने वो खत देखा है कि जिसके अंदर उनसे बाकायदा 80 लाख रुपए डिमांड की गई है? ये आपके सामने, मैंने ऑडियो भी सुनी है। जी अपना तारुफ करवा रहे हैं और वो उनको बता रहे हैं कि हम तुम्हारी सब चीजों से वाकिफ हैं, और ये बता रहे हैं कि तुम्हारी जिंदगी के दिन थोड़े हैं, ये बता रहे हैं कि तुम्हें 3 दिन की मोहलत दी जाती है। अगर वही हुकूमत कहती है कि कुछ नहीं है तो फिर अजीब बात है। और अगर ऑपरेशन, मैं कहता हूं कि ऑपरेशन अगर हल नहीं है तो आपके पास कोई और हल होगा। मसला ये है कि कौन है जो उसको फीड कर रहा है, कौन है जो उसको स्पेस दे रहा है, कौन है जो दहशत को आने दे रहा है। अख्तियार किसके पास है? सूबाई हुकूमत के पास है। फोर्सेस किसके पास है? सूबाई हुकूमत के पास है। और एफसी को कौन किसके कंट्रोल में है? सूबाई हुकूमत देख रही है। और वहां आर्म फोर्सेस हैं, जाहिर है उनका भी कोई ना कोई स्टेक होगा। मैं ये कहता हूं कि ये मालूम किया जाए कि इस दहशत के पीछे है कौन, कौन इनको आने देता है, किस तरह आते हैं, गिरोह दर गिरोह आते हैं, एक एक करके आते हैं, जत्था आते हैं। सवात ने अपना मैंडेट दे दिया। आपने पिछले हफ्ते देखा था कि किस तरह लाखों लोग निकल कर आए थे दहशत के खिलाफ, दहशत गर्दी के खिलाफ। तो आप उनकी बात मानेंगे या हम जो है वो उनकी बात मानेंगे जो कहते हैं मुज़ाकरात करो, इनके साथ बैठो? जब आपने इनको मुज़ाकरात करना था तो फिर आपने ऑपरेशन क्यों किया था? फिर ऑपरेशन राय निजात क्यों हुआ? फिर ऑपरेशन ज़रब अज़ब क्यों हुआ? फिर ऑपरेशन रद्दुल फसाद क्यों हुआ? फिर आपने इतना बड़ा खर्चा क्यों उठाया? लोग घर से बेघर क्यों हुए? फिर जो है आपने जो IDPs बने थे, अपने मुल्क के अंदर जो लोग डिस्प्लेस हुए थे, अपने घरों को छोड़कर जो बाहर आकर कैंपों में रहते, तो ये सब अमल क्यों हुआ? आखिरकार इसका भी कोई हमें हल बताया जाए और ये बताया जाए कि कौन है जो इनको स्पेस दे रहा है, कौन है जो इनको आगे बढ़ने का मौका दे रहा है। और सूबाई हुकूमत अब भी उनकी ओनरशिप क्यों लेती है और अब भी उनके साथ क्यों खड़ी हुई? ये हमें खबरें आती हैं कि वजीर आला ने 2 अरब रुपए दिए हैं, भत्ता दिया है। तो भाई क्यों, किस लिए? अगर सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव भी भत्ता दे रहा है तो फिर क्या जरूरत है आपको अमन की? या आप क्या समझते हैं कि ऐसे में अमन कायम हो सकता है? ऐसी कोई वो नहीं है। भी सवाल उठा रहे हैं, ये सारे सवाल वैलिड हैं और 110% नहीं बल्कि 500% तमाम लोग यही सोचते हैं। लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि इसका हल क्या होगा। आपसे इसके हल के बारे में जानेंगे। हमने ब्रेक लेनी है। एक ब्रेक लेते हैं, इजाजत ही रहेगा हमारे। जरा एक ब्रेक के लिए हमें इजाजत चाहिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। सैलाब की तबाहकारियों के बारे में अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बता रहे थे और इसके लिए हमने ये देखा है कि जहाँ पे
यूरोपीय ममालिक और अमेरिका को आगे आना चाहिए था, वो उस तरीके से आगे नहीं आ रहे। लेकिन इनफरादी तौर पे NGO लेवल के ऊपर मुख्तलिफ इस्लामी रिलीफ की तंजीमें आगे आके मदद करने की पूरी कोशिश कर रही हैं। इंटरनेशनल बरादरी उस तरह से सामने नहीं आ रही, हालांकि इसके लिए बहुत सी अपीलें की हैं यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने भी, लेकिन वो वहाँ से उसका फंड नहीं आ रही। $30 अरब से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। ऐसे में रोशनी की किरण नज़र आती है जिस वक्त मलिक मुनीर अहमद साहब CEO रहमा इस्लामिक रिलीफ फंड नॉर्वे आगे आते हैं और मदद करते हैं। 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा की इमदाद अब तक ये कर चुके हैं और इसके लिए सरगर्म है नॉर्वे में। वहाँ से किस तरीके से फंड इकट्ठे करते हैं और किन किन इलाकों में क्या क्या काम करते हैं, हम मलिक साहब की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, एक तो सबसे पहले अपनी तंजीम का तारुफ करवाइए और ये भी बताइए कि नॉर्वे के अलावा क्या बाकी यूरोप से भी आप इसी तरह अपनी ब्रांचेस बना के इमदाद ले रहे हैं, या ये सिर्फ इमदाद आपने नॉर्वे से इकट्ठी की है सैलाब ज़दगान के लिए? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रहमा इस्लामिक रिलीफ फंड का तारुफ करते हुए बताता हूँ। ये 1989 में जब कश्मीर में बहुत ज्यादा कसम पुर्सी के हालात हो गए थे, तो हमने सोचा कि हम मजलूम और बेबस लोगों के लिए कोई रिलीफ का काम करें। तब हमने ये उधर से काम शुरू किया था। फिर उस वक्त 1989 में हर आदमी इधर यूरोप में अपनी जेबें भरने में लगे हुए थे। उन्हें ये काम बड़ा अच्छा लगा, तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। ऐसा ऐसा बढ़ते बढ़ते फलस्तीन के लोग आ गए, फिर सोमालिया के लोग आ गए, फिर आगे दूसरी कंट्रियों के लोग। तो इस तरह से बढ़ते बढ़ते एक इंटरनेशनल चल के NGO बन गई। हमारा मकसद इस तंजीम का यही था कि पूरी दुनिया में, जमीन और आसमान में, जहाँ भी कहीं लोग रोटी के नवाला ना मिलने की वजह से मौत के मुंह में जा रहे हों, या मेडिसिन ना मिलने की वजह से मौत के मुंह में जा रहे हों, या पानी के ना मिलने की वजह से मौत के मुंह में जा रहे हों, हम उनके लिए इधर से तावन इकट्ठा करके हर जगह पहुंचे। उसके बाद चल के अब हम ये नॉर्वे से नहीं फंड इकट्ठा कर रहे हैं। हम नॉर्वे से माशाल्लाह बेसिक फंड जो हम नॉर्वे से इकट्ठा करते हैं, डेनमार्क से हमारी ब्रदर NGO है, वो भी चल के तावन इकट्ठा करती है, उधर से भी हम तावन इकट्ठा करते हैं। और क्या लिखे दूसरे कंट्रियों से भी थोड़ा बहुत इकट्ठा करते हैं। मैक्सिमम जो है इधर नॉर्वे से होता है, और पाकिस्तान से क्या तावन करते हैं, चल के उधर से भी चल के काफी तावन इकट्ठा होता है। इस वक्त हम, जैसे आप लोगों ने बताया, सिर्फ सैलाब के लिए हम तकरीबन 5 करोड़ से ऊपर जो है ना रकम हम दे चुके हैं, जिसमें हमने लोगों के लिए चल के खाने पीने के खुराक देने के लिए महीने का राशन दिया था। चल के ये हम तकरीबन 6,000 से ऊपर लोगों को है ना खुराक दे चुके हैं। उसके बाद मेडिसिन के हमने कैंप लगाए, 47-48 कैंप लगाए। अब हम जो है ना, आपको पता है कि ये जनवरी और फरवरी का महीना आने वाला है। जनवरी और फरवरी के महीने में, दिसंबर में शुरू हो जाएगा कि बलूचिस्तान के इलाके में जहाँ देहातों के देहात सैलाब में बह गए हैं, वो कह रहे कि लोग आसमान की नीली छत के नीचे बैठे हैं। आप सोचें, जब 7-8 माइनस सर्दी होगी, उसमें हमने सुना है ये छोटे बच्चे होते हैं 0 से लेकर 3 साल के, उनके जो दिमाग जो है ना ये फ्रीज हो जाते हैं। उसके बाद अगर ये कह रहे कि जिंदा रहते हैं बच्चे, तो वो अपाहज हो जाते हैं, ज़हनी तौर पर मजबूर हो जाते हैं। अब हमने फैसला किया है कि हमने इनकी रिहाबिलिटेशन के लिए फंड इकट्ठा करना है। उसके लिए हम 20 नवंबर को इधर नॉर्वे के शहर ओस्लो में, जो इसका दारुल खिलाफा है, वहाँ बहुत बड़ा डिनर कर रहे हैं। तो वहाँ तकरीबन मेरा ख्याल 7 से लेकर 1000 तक लोग उधर आएंगे। पाकिस्तान से भी मेहमान बुला रहे हैं, डॉक्टर जवेद इकबाल। हमारा ख्याल है कि हम इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से और आप लोगों की दुआओं से 5 से 6 मिलियन क्रोन जो है ना हम इकट्ठा कर लेंगे रिहाबिलिटेशन के लिए। अच्छा, ये फरमाइए कि इससे पहले भी जैसे आप जी हरमीत जी कंटिन्यू करें सर। जी हरमीत, आप बोलो। अच्छा सर, आपसे जानना चाह रहा हूं कि जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि जिस तरह ग्राउंड में जाहिर बात है सर्दी आने वाली है, और आज वज़ीर आज़म साहब ने ये बात भी की कि मच्छरदानियां जो हैं उसकी किल्लत पूरे पाकिस्तान में है,
तो उस हवाले से बताइएगा कि क्या इकदाम होंगे और क्या नॉर्वे के जो लोग हैं वहां से उनका रिस्पॉन्स कैसे आ रहा है, क्योंकि जाहिर बात है बच्चे हैं और बेआसरा हैं, टेंट जो है उसमें रहना भी सर्दियों में इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। तो इस हवाले से थोड़ा सा बताइए कि वहां के लोगों का रिस्पॉन्स आपके एनजीओ के साथ किस तरह है। मैं ये आप बता दूं कि अल्लाह का फजल है और आप लोगों की दुआएं हैं कि नॉर्वे में रहमा इस्लामिक रिलीफ फंड एक तंजीम है जिसको सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है इधर नॉर्वे में। लोग जो मुझसे वादा करते हैं, बाद दफा मैंने 5,000 करोड़ हम आपको भेजेंगे, तो बाद में जब मुझे पता चलता है वो 1 लाख से ऊपर करोड़ भेज चुके हैं लोग। माशाल्लाह 2-2, 3-3 लाख करोड़ भी भेज रहे हैं हमें कल के। तो अब हम कल के जो खुराक का प्रोजेक्ट है, जैसे आपने मच्छरदानी को, ये हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हमारा एक्टिव जो है हमारी रुकी नहीं है, तो कंटिन्यू चल रही है। पाकिस्तान में 20 जिला में अजला में हम कल के रिलीफ का काम कर रहे हैं। तो अब जो हमारा जो फोकस है ना मेन, कि इससे पहले कि सर्दियां आ जाएं, जनवरी फरवरी का महीना आ जाए, उससे पहले हम 5-6 मिलियन, अल्लाह के फजल से इससे भी ज्यादा, जो तकरीबन 10-12 करोड़ रुपया बन जाता है, 12 करोड़ से ज्यादा, तो वो हम इकट्ठा करके तो हमारा रहमा विलेज के नाम से वहाँ बलूचिस्तान में और सुबह सरद में ये इन लोगों के लिए मकान बनाने का, घर बनाने का प्रोग्राम है हमारा। तो हम इंशाल्लाह 200 के ऊपर इनके लिए घर बनाएंगे। मलिक साहब ये कहिएगा कि रहमा इस्लामिक रिलीफ फंड जो है वो तो बेहतरीन काम कर रहा है, अल्लाह मजीद आपको इस हवाले से जो है वो तौफीक अता फरमाए कि आप जो सोच रहे हैं वो कर सकें। लेकिन आपने, आपकी टीम्स ने जहाँ जहाँ पर वो बलूचिस्तान में, सिंध में या सैलाबज़दा इलाकों में मौजूद हैं, आपको पता है कि नुकसान बहुत ज़्यादा है। शुरू में अब्दुल रऊफ साहब ने कहा कि जो हम देख रहे थे इंटरनेशनल लेवल पर तमाम वो NGOs जो काम कर रही हैं, ममालिक की तरफ जो मदद कर सकते हैं, उस तरह से कोऑपरेट नहीं किया जा रहा। आपको क्या लगता है कि वक्त आने से पहले, जैसे आपने कहा कि फरवरी से पहले अगर हम कुछ कर ले इकदाम तो इनको बचाया जा सकता है, आपको क्या लगता है कि किस तरह से मज़ीद इस चीज़ को बेहतर करके और फंड्स इकट्ठा करके पाकिस्तान के इन इलाकों को या इन लोगों को रिहैबिलिटेशन की तरफ ले जाया जा सकता है जल्दी? जैसे मैंने आपको बताया है, नुकसान तो बहुत ज्यादा है। ये तो अल्लाह ही पूरा करने वाला है। अब हम नुकसान को देखते रहें कि अभी किस तरह पूरा होगा, हमने पूरा कर सकते। अल्लाह ताला ने कहा है जाहिद फिल्लाह हक्का जिहादी, आप लोगों ने इस तरह जद्दोजहद करनी है लोगों को रिलीफ पहुंचाने के लिए, लोगों की जरूरत जिंदगी पूरा करने के लिए, जिस तरह अल्लाह का हम लोगों के ऊपर हक है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, मैं भी हमारी तरह और भी बड़ी ये रिलीफ की तंजीमें होंगी जो इंशाल्लाह जिनके दिल में ये दर्द उठाएगा। जैसे मैं नॉर्वे में रिस्पॉन्स देख रहा हूँ कि लोग, हर आदमी यही पूछ रहा है, हालांकि पूरी दुनिया में कल के बुरे हालात हैं, मगर हर आदमी जो पाकिस्तानियों के अलावा भी लोग पूछ रहे हैं भाई सैलाब के लिए आप क्या कर रहे हैं, सैलाब के लिए क्या कर रहे हैं। हम आमतौर पर डिनर करते थे, कल के फंड रेजिंग करते थे, तो अब हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, मगर इसके बावजूद कल के बहुत बड़ा रिस्पॉन्स हमें आ रहा है इंशाल्लाह। तो मैं भी अल्लाह ताला, हमारी जो दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे जरिए इन सारे लोगों की जरूरत जिंदगी पूरा करने का कुछ हिस्सा बना दे। अच्छा ये फरमाइए कि जैसे आपने बताया कि 7 के जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है 7 के मुल्कों में वो भी पार्टिसिपेट कर रही हैं, आप लोगों का आपस में कोई राब्ता होता है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर ये फैसला करें कि जी हमने इस एरिया में काम करना है तो तुम लोग इस एरिया में चले जाओ? या अगर अब देखिए हालात जो है ना वो बलूचिस्तान के और सरहद के खैबर पख्तूनख्वा के वो मुख्तलिफ हैं सिंध के हालात से। सिंध में अभी तक मौसम सर्द नहीं हुआ, ना होने का इतना ज़्यादा चांस है, लेकिन वहाँ मच्छरदानियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस हवाले से आपकी कोई कोऑर्डिनेशन होती है बाकी यूरोप के ममालिक से? बाकी यूरोप के ममालिक से भी होती है, जैसे डेनमार्क है, चल के और 1-2 कंट्री हैं, मगर जो हमारा रहमा इस्लामिक रिलीफ फंड पाकिस्तान हमारा ब्रांच है वो माशाल्लाह ये जो इमरान खान है उसके साथ हमारे कोई पॉलिटिकल चल के मोल नहीं है या एम नहीं है। हमने तो अल्लाह की राह में खैर का, जो भी खैर का काम करेगा उसके साथ मिलकर करना है। इमरान खान की तंजीम को हमने कहा है कि भी हमें एक इलाका दे दें जिस इलाके में हम काम करें, और उनसे हम कोऑर्डिनेटिंग कर रहे हैं इंशाल्लाह, कि ये ना हो कि लगी एक ही इलाके में 3-3, 4-4 फैमिलियों को ज्यादा सोर्स मिल जाए, बाकियों को ना मिले। हम इंशाल्लाह उनके साथ कोऑर्डिनेटिंग करके उधर ही काम कर रहे हैं जहाँ कल के
कोई और तंजीम नहीं कर रही इंशाल्लाह। सर ये प्रोजेक्ट जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसमें आप चाह रहे हैं कि एक इलाका जो सैलाबज़दा इलाका है वो आपको मिल जाए, वहाँ पर घर बनाए जाए, लोगों को दोबारा से अपने घरों पर या एटलीस्ट एक छत जो वो चाहते हैं रहने के लिए, एक बेसिक नीड जो है वो उनको मिल जाए। इस प्रोजेक्ट के हवाले से आप कितना काम कर चुके हैं? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आपने बात की है, पाकिस्तान की हुकूमत में इस वक्त किस किस से आप राब्ते में हैं, किस तरह से इस प्रोजेक्ट को आगे लेके चलना चाह रहे हैं? बिकॉज आपकी बातों से लग रहा है कि आप एज सुन एज पॉसिबल इसको करना चाह रहे हैं ताकि लोग जो है वापस अपने घरों में जा सकें। हाँ, मैं ये बता दूं कि रवि, हम तहरीक इंसाफ के साथ रास्ते में है। हमारा जो दफ्तर पाकिस्तान का है, तो उनके साथ कोऑर्डिनेटिंग करके हम करके हमारी ये भी कोशिश होती है, बड़ी मुश्किल से हम लोगों से ताबन इकट्ठा करते हैं, लोगों से अमानतें इकट्ठी करते हैं, तो हमारा दिल होता है कि ये 100% मुतल्लिका लोगों तक पहुंचे, ये इधर ना होते हैं। उसके लिए ये लोग जो हैं कि इमरान खान जैसी की टीम, ये काफी इनका कल अच्छा रिस्पॉन्स है लोगों की तरफ से भी। ये जानदार लोग हैं, इनके साथ मिलकर हम कोऑर्डिनेट करके हम कल को बलोचिस्तान में पहले करेंगे, रहमा विलेज बनाएंगे, और उसके बाद हम ये सुबह थर्ड में फ्रंटियर में, इन दोनों सूबों में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है सर्दी की वजह से। गर्मियों की जो सिंध और दूसरे इलाके हैं उनमें थोड़ी सी बचत हो जाएगी, उधर इतनी सर्दी नहीं पड़ती, मगर ये जो 2 इलाके हैं सर्दी तोड़ कर रख देगी, स्पेशल छोटे बच्चों को जो 0 से 3-4 साल के बच्चे हैं। तो उसके लिए हम ये करके इन दोनों इलाकों में काम करेंगे इंशाल्लाह। बहुत मेहरबानी सर, थैंक यू वेरी मच। आपने सॉरी हरमीत, टाइम खत्म हो गया हमारा। इस हरमीत का पॉइंट ले लेते हैं। हरमीत, अगर आप इस हवाले से बात करना चाह रहे हैं तो बताइएगा कि बेसिकली मैंने ये सवाल करने का मकसद ये था, पता नहीं कंट्रोवर्शियल ना ये सवाल हो जाए, कि जब यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट किया जाता है या हमारे हुकूमती नुमाइंदे या हुकूमत जो मौजूदा है या फिर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ये काम करती है तो वो इस चीज़ का क्रेडिट ले लेते हैं, लेकिन ऐसे इदारे रहमा इस्लामिक फंड्स रिलीफ जैसे इदारे हरमीत जो है वो काम कर रहे हैं, घर बना के देना चाहते हैं, तो उनको हमें तो वार्म वेलकम करना चाहिए। हमें तो इस इमदाद की शदीद और अशद ज़रूरत है। मैं माजरत के साथ ये बात मुझे कहनी पड़ रही है कि मैं इधर एक खातून आई थी अमेरिका से और कई लाखों डॉलर की इन्वेस्टमेंट वो करना चाह रही थी, एक हॉस्पिटल जो वेलफेयर हॉस्पिटल था, लेकिन उसके साथ पहले तो कोई मिलना नहीं चाह रहा था, मिनिस्टर जो हैं, और फिर जब मिले तो वो जो गुफ्तगू थी उसमें वो अपना हिस्सा मांग रहे थे। ये सूरत हाल जो है ये हम हर जगह देख रहे हैं, और यही वजह है कि हम बाहर एनजीओज की बात करते, बाहर तंजीमों की बात करते हैं तो वही सवाल वो भी उठाते हैं कि भाई आप ग्राउंड पे क्या काम करते हैं। अभी आप सिंध में जाएं, वहाँ की सूरत हाल इतनी बदतर है कि जो टेंट में लोग बैठे हैं उनको खाना तक नहीं मिला है, लेकिन सिंध की हुकूमत कह रही है कि भाई हम खाना दे रहे हैं। इसी तरह वहाँ के जो मुख्तलिफ वीडियो हमारे सामने आ रही है तो वहाँ पे ग्राउंड पे कुछ नहीं हो रहा, और ये जो गैर सरकारी तंजीमें काम करती हैं तो इनको किसी न किसी तरीके से रोका जाता है। बल्कि ये आइडिया जो है बहुत कमाल का आइडिया है कि एक एक शहर दिया जाए, एक इलाका दिया जाए, तो कम से कम लोगों की आबादकारी जो सिलसिला है वो बढ़ हो सकता है। लेकिन अगर उसमें मदाखलत ना हो, उनको कम से कम रिलैक्सेशन मिल जाए और इजाज़त मिल जाए तो बहुत सारे काम बड़े आसानी से हो सकते हैं। और इसमें एक ही चीज़ हमें चाहिए, वो है ईमानदारी। ईमानदारी से करेंगे काम तो फिर लोगों को जो इस वक्त हमारी मदद के मुंतज़िर है उनकी मदद कर सकेंगे। हमने एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक लेके वापस आते हैं। कीप वॉचिंग Good morning, public. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात करेंगे प्रोग्राम में इस सेगमेंट में ख़ास तौर पर हेल्थ सेगमेंट में कि शॉर्टेका क्या बीमारी है, ये कैसा पेन है, ये कहाँ पर होता है, इसका रूट कॉज क्या है, इसकी वजूहात क्या क्या है, इसके इलाज मुआवजा सबसे पहले डायग्नोस करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। जो केसेस मैंने ज़्यादातर देखे भी, ब्रेक में हम डिस्कस भी कर रहे थे, उसमें बहुत सारा मसला आपकी डिस्क को लेके, वो L1, L2, L3, L5 हो, उसकी वजह से ये एक नर्व होती है जो कि डिस्टर्ब करती है आपकी पूरी टांग को, राइट या लेफ्ट। ये सारे सवाल जो हैं ये हम कर लेते हैं। डॉक्टर शिजा हमारे साथ मौजूद है, कंसल्टेंट है, फिजियोथेरेपिस्ट हैं। आपको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बताइएगा बेसिकली शुरू से शुरू करते हैं, शॉर्टेका है क्या और इसका रूट कॉज क्या होता है? ठीक है, शॉर्टेका बेसिकली शॉर्टिक नर्व को बोला जाता है, उसकी इम्पिंजमेंट को बोला जाता है शॉर्टेका। और शॉर्टिक नर्व कहाँ होती है? ये आपकी दोनों टांगों को सप्लाई करने वाली मेन नर्व को बोला जाता है शॉर्टिक नर्व।
अब sciatica कैसे आता है, इसकी बहुत सारी कॉजेज हो सकती हैं। जैसे कि आपने बताया कि डिस्क स्लिप, जो डिस्क अवेलेबल होती हैं आपके मोहरों के दरमियान में, वर्टिब्रास के दरमियान में, जैसे कि L1, 2, ये आपकी वर्टिब्रास के लेवल हैं, उनके पार्ट्स हैं जिनका स्पेसिफिक नाम है L1, L2, L3, L4, S1, और उनके दरमियान में डिस्क अवेलेबल होती हैं। मोस्ट कॉमनली आपके डिस्क स्लिप की वजह से आपकी इम्पिंजमेंट आती है शाटिक नर्व पे, जिसको हम लोग शाटिका बोलते हैं। इस इम्पिंजमेंट के साथ क्या होता है कि लोगों को अक्सर जो है एक पूरी टांग में दर्द आता है, हो सकता है आगे की तरफ से आए, हो सकता है पीछे की तरफ से आए। स्टार्ट अक्सर जो है आपको लो बैक पेन स्टार्ट होता है, अक्सर जो स्टार्टिंग इसके एक्यूट फेज होती है, सब लोग कहते हैं कि जी हमें कमर से दर्द स्टार्ट होता है और पूरी टांग तक रेडिएट करता है। ये इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। अच्छा, इसकी कॉजेज की जब हम लोग बात करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपकी डिस्क स्लिप की वजह से आए, इसकी बहुत सारी कॉजेज हो सकती हैं। इसकी आपकी पट्टों के अकड़ाव की वजह से, ठीक है, पाइरिफॉर्मिस सिंड्रोम जिसको बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा डीजनरेटिव चेंजेस की वजह से उम्र के साथ साथ जो है ना आपकी वर्टिब्रास के डीजनरेटिव चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि आपकी मोहरें हैं उसकी नोकें निकलना स्टार्ट हो जाती हैं, और वो जो नोकें हैं आपकी इस जो मेन नर्व है उस पर दबाव कॉज करती हैं, और इसको हम लोग शाटिका बोलते हैं। अच्छा, ये जो आप दबाव की बात कर रहे हैं, अगर शाटिका की बात करें, ये डिफरेंशिएट कीजिएगा कि ये राइट या लेफ्ट दोनों लेग्स में हो सकती है? हाँ, दोनों में हो दोनों सकता में। है। आपने कहा कि ये जो प्रेशर होता है उसकी वजह से आपकी शाटिका जो वेन होती है वो आपकी स्प्रेस हो जाती है, बिल्कुल। और इसकी स्प्रेस होने से ही आपकी पूरी लेग में दर्द जी, होता है। ग्रेजुअली पूरी टांग में दर्द होता है, बिकॉज जो मैंने केसेस देखे हैं वो आप आहिस्ता आहिस्ता वो दर्द आगे बढ़ता है और पिंडली तक जाता है। जी, बिल्कुल, तो वो ऐसा। नर्व जो है वो थ्रू आउट दब जाती है इसकी वजह से, या फिर वो किसी हिस्से तक रहती है? अच्छा, ये भी डिपेंड करता है कि आपका रूट कॉज क्या था, किस वजह से आपको ये शाटिक नर्व पे इम्पिंजमेंट आई है, किसी एक्सीडेंट के बाद आई है, डिस्क स्लिप की कौन से टाइप आई है। आप डिस्क स्लिप की अगर बात करते हैं तो इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे कि डिस्क बल्ज अक्सर लोगों ने सुना है, ये कॉमन सा लफ्ज़ है डिस्क बल्ज। हर्निएशन सुना है, डिस्क प्रोट्रूजन सुना है, ये उसकी टाइप्स हैं डिस्क स्लिप की। ये उसकी टाइप पे, उसकी रूट कॉज पे डिपेंड करता है कि उसकी कितनी इम्पिंजमेंट आई है और उसके जो है सिम्टम्स कितने सीवियर होंगे। स्टार्टिंग फेज में आपको लंबर से ही, मतलब लो बैक से पेन स्टार्ट होता है और आहिस्ता आहिस्ता जो है रेडिएट करता है। ओके। इसके बहुत से लोग इलाज कर रहे होते हैं, जी जी, मतलब क्लेम भी बहुत से लोग कर रहे होते जी, हैं, जी। होम्योपैथ भी क्लेम कर रहे होते हैं, हकीम भी फिजियोथेरेपिस्ट क्लेम भी कर कर रहे होते होते हैं। हैं। तो खाने वाली दवा से कोई इसमें बेहतरी के चांसेस हैं, या आपकी एक्सरसाइज और आपकी फिजियोथेरेपी वही फ़ायदेमंद हो सकती है सर? जी, इसमें थोड़ी सी मैं बात ऐड करना चाहूँगी कि अक्सर जो लोग हैं वो ऐसा बोलते हैं, ये भी एक रूट कॉज पे डिपेंड करता है कि आपकी असली वजह क्या थी, किसकी वजह से शाटिका यानी कि शाटिक नर्व पे इम्पिंजमेंट यानी कि दबाव आया है। दबाव है। अच्छा, अगर आप इसको कुछ करेंगे नहीं, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, मोबिलिटी नहीं करेंगे, जस्ट छोड़ देंगे, और दवाई ने सिर्फ आपको सेडेटिव इफेक्ट देना है, मतलब आपको जो पेन महसूस हो रहा है वो आपको नम कर दिया जाएगा, हाँ, फॉर द टाइम बीइंग। और इसमें अक्सर ऐसा होता है कि लोग जो मेडिसिन खाते रहते हैं और वो एक्सरसाइज नहीं करते, बेड रिडन हो जाते हैं, मोबिलिटी नहीं अपनी ऐड करते उस चीज़ में, और वो फिर स्टेनोसिस में उनकी ये कंडीशन डेवलप हो जाती है, मतलब फिर उनको दोनों टांगों में दर्द स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, अब्दुल साहब ने जो सवाल किया ना, बड़ा कंसर्न इस लिहाज से भी कि हमने रूट कॉज की बात कर ली, बीमारी की बात कर ली, इलाज बड़ा ज़रूरी है। मैंने जो एक दो केसेस देखे उसमें ये होता है कि देखिए, बेसिकली जब हम डिस्क की बात करते हैं या L5 की बात करते हैं या किसी भी L1, 2 की बात करते हैं, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि रीढ़ की हड्डी में या डिस्क का मामला है, लेकिन पेन हमें होता है लेग में। तो ये बताइएगा कि बहुत सारे डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं कि या तो इसका एक डीप इंजेक्शन होता है, आपको वो लगता है, या यू शुड गो फॉर द सर्जरी। तो सवाल बड़ा आसान था अब्दुल साहब का कि क्या दवाई से हम इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं, दवाई प्लस एक्सरसाइज? जी हाँ, इस तरह दवाई के साथ क्या होगा कि आपकी जो आप एक्सरसाइजेस करेंगे वो थोड़ा इजी हो जाएंगी, कंफर्टेबल हो जाएंगी। लेकिन दवाई, क्योंकि आपको पता है कि दवाई अगर एक मेडिसिन, एक टैबलेट भी खाते हैं तो उसके साथ उसके बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट आते हैं। तो इसमें हम लोगों की फील्ड यानी कि फिजियोथेरेपिस्ट ये एक रोल प्ले करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट, कायरोप्रैक्टर, कि आपको सुपरफिशियली वो मेडिसिन इंजेक्ट करते हैं, मतलब आपको खाना नहीं पड़ती, आपको जेल वगैरह जो मस्कुलर रिलैक्सेंट है वो अपनी मशीनों के थ्रू उसको ऐड करते हैं, ताकि फर्स्ट गोल जो है आपकी पेन सबसाइड हो जाए। और अगर आप सिर्फ खा रहे हैं दवाई तो इंजेक्शन या सर्जरी की तरफ नहीं अच्छा, जा रहे? जी, हरमीत हमारे साथी हैं इस्लामाबाद में, उनका सवाल लेते हैं। जी हरमीत।
जी जी। अच्छा डॉक्टर, अगर हम देखें ज़्यादातर इस किस्म की जो बीमारियां हैं, जोड़ों का दर्द हो या कमर में दर्द हो, ये खासकर हम खवातीन में ज़्यादा देखते हैं, इसकी क्या वजूहात है? क्या हमारा जो लाइफ स्टाइल है या खवातीन का जो लाइफ स्टाइल है उसमें उसको बदलना होगा ताकि इस बीमारी से वो निकले? इस थोड़ा सा इस बारे में बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि मर्दों में ये तादाद जो है इस किस्म की बीमारियों की बड़ी कम पाई जाती है। अच्छा, इसकी दो वजूहात हैं। पहली बात तो खवातीन की वो बेयर करने की इंटेंसिटी इतनी नहीं होती मर्द हज़रात की निस्बत, मतलब मर्द भी इस कंडीशन में मुब्तला होते हैं। दूसरी वजह ये होती है कि उनका सेडेटरी लाइफस्टाइल होता है, मतलब घर पे रहना और घर वाला काम करना और इसको समझना कि हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम लोग की वर्जिशें चल रही हैं। खवातीन का ये बड़ा कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पर। दूसरा, खवातीन जो कंसीव करती हैं, अगर शाटिका की बात करें तो जब वो कंसीव करती हैं उनके एब्डोमेन वेट की वजह से उनकी लंबर का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो ये मल्टीपल कॉजेज इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि खवातीन को ज़्यादा है, लेकिन मर्द हज़रात भी इन कंडीशन में मुब्तला होते हैं, लेकिन वो क्योंकि बेयर कर लेते हैं और इसको इतना वो इनिशियली या एक्यूट फेज में नहीं पकड़ते, तो ये एक वजह हो सकती है। हम ये ज्यूम करते हैं या हम इसको रिलेट कर देते हैं ना कि अगर मोरों का, जोड़ों का और ये मसला होगा तो ये खवातीन से ज़्यादा एफिलिएट होता है बनिस्बत मर्दों के। इसीलिए सवाल है, कैन वी गेट रिड ऑफ दिस? मतलब अगर हम बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट, आप मुझे बताएगा कि आप इंजेक्शन नहीं कर रहे, सर्जरी नहीं कर रहे, आप सिर्फ दवाई खा रहे हैं और आप आपके बताए हुए एक्सरसाइज या थेरेपी की तरफ जा रहे हैं, तो कितनी देर में इससे छुटकारा हासिल किया जा सकता है? या अगर ये एक्सट्रीम पर जाती है तो वो एक एक्सट्रीम पॉइंट क्या है? अच्छा, एक्सट्रीम पॉइंट जैसे मैंने बताया है कि आपको दोनों टांगों में दर्द स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। वो शाटिका से आपको स्टेनोसिस में वो चीज कन्वर्ट हो जाएगी। पहले रेडिकुलोपैथी थी, फिर माइलोपैथी कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि आपको दोनों टांगों में दर्द आएगा और सुन्न हो जाने वाली कंडीशन, और आपको अपनी टांगों में जैसे कि बेजान महसूस करना, ये आपको महसूस होगा। ये खैर ये सीवियर कंडीशन आ जाती है, क्रॉनिक कंडीशन आ जाती है। एक्यूट कंडीशन ऐसे होती है कि जिसमें आपको स्टार्टिंग में दर्द आया, आपको पता चला कि शाटिका है, आप उसको पकड़ लें। सेशंस होंगे, इसके सेशंस होते हैं 8 से 10 सेशंस होते हैं, जो कि आपको फिजियोथेरेपिस्ट या कैरोप्रैक्टर के पास जाना पड़ता है। उसके बाद आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको हमेशा ये बताता है कि अगर आपको मोहरों का मसला स्टार्ट है तो इसकी एहतियात आपको पूरी जिंदगी करना पड़ती है। ठीक है, ठीक है। वो रिकवर तो हो जाते हैं, इम्पेंजमेंट खत्म हो जाती है, लेकिन वो एहतियात फिर से वैसी नहीं करते। एहतियात क्या होती है? एहतियात ये है कि आपने कोई जर्की मूवमेंट नहीं करनी, झुक के उठने का काम जो है ज्यादा नहीं करना, वेट लिफ्टिंग ज्यादा नहीं करनी। अक्सर खवातीन, जैसे कि खवातीन की बात की गई कि खवातीन को ये क्यों मसला आता है, तो अब मैंने जैसी भी कंडीशंस देखी हैं कि खवातीन शाटिका के साथ होती हैं, ट्रीटमेंट करवाने आ रही हैं, लेकिन अपने बच्चों को वैसे ही उठाती हैं। मतलब आपने उस वक्त तो परहेज करना है ना, तो ये बाद में वो सब चीजें नहीं करती। मतलब शाटिका एक ऐसी बीमारी है, अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा, कि दोबारा रिवर्स होकर हम अपनी एक्चुअल कंडीशन में नहीं जा सकते। सारी जिंदगी की एहतियात है, लेकिन वो एहतियात है, वी नीड टू लिव विद दिस। नहीं, ऐसा नहीं है कि आप इससे रिकवर नहीं हो सकते। अगर तो डिस्क स्लिप की बात है, डिस्क स्लिप की जैसे मैंने टाइप्स बताई हैं, प्रोट्रूजन, बल्ज, ये कंडीशंस जो हैं आपको रिकवर हो सकती हैं, डिस्क वापस जा सकती है। डिस्क इतना मैटर नहीं करती डिस्क स्लिप, लेकिन मसला तब आता है जब वो आपके नर्व पे इंपेंजमेंट कॉज करती है। अगर एक दफा आपने इंपेंजमेंट खत्म कर दी, उसके बाद अगर आप एहतियात करते रहेंगे तो इससे आप बच सकते हैं, इसकी सीवियर कंडीशन से बच सकते हैं। खवातीन में अमूमन ये देखा है कि बड़ी उम्र के साथ साथ कैल्शियम की कमी हो जाती है। जी बिल्कुल। और उसकी वजह से हड्डियों पे उनके असरात होते हैं, रीजनरेशन के चांसेस कम हो जाते हैं, डीजनरेशन ज़्यादा हो जाती है। तो कैल्शियम खाने से या कैल्शियम प्रोडक्ट्स लेने से क्या इसमें शाटिका में फ़र्क पहुंच सकता है, कोई फ़र्क पड़ता है? हड्डियों का जो रीढ़ की हड्डी में भी ज़ाहिर है वो डीजनरेशन होगी, उसकी वजह से भी क्या हो जाती है? जैसे कि मैंने बताया कि खवातीन जो है ना प्रोन होती हैं कैल्शियम डेफिशिएंसी के, मतलब खवातीन की जब बात करते हैं तो इनको कैल्शियम, क्योंकि मेनोपॉज आ जाता है, वो सारी इनकी कंडीशंस आती हैं, कंसीव करती हैं, तो ये मल्टीपल कॉजेज होते हैं। अच्छा, कैल्शियम खाने से आप कैसे रिकवर, जैसे मैंने बात की है कि मोहरों की डीजनरेटिव चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, और अगर एज से पहले स्टार्ट हो, जैसे कि नोके निकल आना, ठीक है, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाना, तो कैल्शियम से आप अपनी हड्डियों को तो बचा सकते हैं डेफिनेटली। अगर किसी मोहरों का या मोहरों के किसी पार्ट का इशू है और उस वजह से शाटिका है तो ये बच सकते हैं इस तरीके से। ठीक है जी। हरमीत, कोई सवाल है आपका? अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि एक तो खैर आप सर्दी आ रही है और सर्दियों में तकलीफ बड़ी ज़्यादा हो रही है, तो क्या तरीकाकार होने चाहिए कि कम से कम वो तकलीफ जो है वो कम हो
और एक रिवर्स होना। हम देखते हैं कि ट्रीटमेंट भी हो जाती है, लोग बेहतर भी हो जाते हैं, लेकिन अचानक कहीं ना कहीं दोबारा ये तकलीफ दोबारा शुरू हो जाती। तो मुस्तकिल हल क्यों इसका मुस्तकबिल में नजर नहीं आता? इसकी क्या वजूहात हो सकती है? अच्छा, इसके लिए मैं हमेशा बताती हूँ अपने पेशेंट्स को कि आपके लिए बेल्ट है स्पेसिफिकली, ठीक है। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें ऐड की जाती हैं। आपका कुशन ऐड किया जाता है, अगर ड्राइविंग कर रहे हैं तो वहाँ पर आपने कुशन ऐड करना है, बेल्ट पहननी है, ये सब चीज़ें ऐड करनी है। अच्छा, पेशेंट जैसे ही रिकवर हो जाता है, उसकी इम्पिंजमेंट ख़त्म हो जाती है, वो सोचता है कि मैं बिल्कुल रिकवर हो गया हूँ, मैं बिल्कुल पहले जैसा हो गया हूँ, और वो एक्टिविटी फिर से अपनी वैसे ही करना स्टार्ट कर देता है। अच्छा, सर्दियों का फैक्टर ये होता है कि सर्दी की वजह से आपकी वेज़ोकंस्ट्रिक्शन आ जाती है, वेज़ोकंस्ट्रिक्शन आ जाती है, और अक्सर हम लोगों ने देखा है कि हम लोग जो है सर्दी से परहेज नहीं करते या वो सब चीज़ें नहीं की जाती। तो अगर ये पट्टे की वजह से है, मतलब मस्कुलर स्टिफनेस की वजह से ये पेन है, तो ये फिर दोबारा आ सकता है। तो इसके लिए बेहतर है कि आप अपने मसल्स की स्टिफनेस उतनी ना होने दें, मसल्स को रिलैक्स रखें, स्ट्रेचेस को ऐड किया करें, एक्सरसाइज किया करें। अच्छा ठीक है डॉक्टर शीजा, ये बताइएगा कि हम इसकी रूट कॉज पे तो हमने काफ़ी बात कर ली है, इलाज मुआवजा भी मैक्सिमम हमने शेयर कर लिया है, लेकिन ये बाजुकात आपको फ्रॉम नोवेयर ये पेन शुरू हो जाती है। मतलब आप क्या ऐसी चीज़ें आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी में नहीं करनी चाहिए? मैं बीमारी से पहले की प्रिकॉशंस की बात कर रही हूँ। जैसे आपकी एज ज़्यादा होगी, आपको ऑटोमेटिकली एहतियात करनी चाहिए। बहुत सारे केसेस हमने ऐसे भी देखे कि शाटिका की पेन आप बिल्कुल ठीक होते हैं, आप बिल्कुल तंदुरुस्त होते हैं, आपकी बॉन्स ठीक हैं, आपकी हेल्थ ठीक है, लेकिन ये अचानक से कोई हल्का सा काम करने से भी ये पेन जो है वो शुरू हो जाती है। उसमें क्या क्या एहतियात हमारे लिए? अच्छा, इसमें ऐसा होता है कि अक्सर जो है पेशेंट्स जो हैं, जैसे ही इम्पिंजमेंट ख़त्म होती है ना, वो सोचते हैं कि हमारी डिस्क नॉर्मल पोजीशन पे आ गई है, हमारे हमारी मोहरों का जो इशू था, जैसे कि हाइपोलोरोसिस हो जाना, हाइपोलोरोसिस हो जाना, वो कर्व की वजह से जो आ रही है, वो उसकी रूट कॉज ठीक हो गई है, जिसकी वजह से हमारी दर्द खत्म हो गई है, इम्पिंजमेंट खत्म। लेकिन रूट कॉज को वो रिकवर नहीं करते, रूट कॉज को रिकवर नहीं करते, इस वजह से उनको रीअकरेंस आ जाती है। अच्छा, आपने अभी अपनी गुफ्तगू में जिक्र किया कि या आप जाएं कायरोप्रैक्टर की तरफ, और या आप जैसे आप करते हैं फिजियोथेरेपी, मतलब उसकी तरफ जाएं। एक तो इनमें फ़र्क समझा दीजिए, इनके तरीके इलाज का कोई फ़र्क है? जी, जी। आम आदमी को जब कहा जाता है ना, तो कायरोप्रैक्टर के बारे में तो उसको ज़रा शक होता है थोड़ा सा कि पता नहीं इसका। फिजियोथेरेपी के बारे में बड़ी मुश्किल से लोगों का कोई एतमाद आया है। हाँ। अच्छा, फिजियोथेरेपी, कायरोप्रैक्टर, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि क्योंकि आपको दवाइयों से बचाने वाली ये आपकी है ट्रीटमेंट तरीका इलाज है, तो इसलिए हाँ, हम लोग तो हमेशा यही कहते हैं कि दवाई से जितना आपको एडवर्स इफेक्ट आना है, क्योंकि अक्सर लोग दवाइयाँ खाते रहते हैं, पूरी ज़िंदगी खाते रहते हैं, उनका लिवर डैमेज हो जाता है, उनको बहुत सारी कंडीशन आ जाती हैं, ठीक है, एडवर्स इफेक्ट आते हैं। तो ये ट्रीटमेंट आपको लॉन्ग टर्म है, आपको थोड़ा इत्मीनान रखना पड़ता है, लेकिन आपकी रिकवरी अच्छे से आ जाती है। और इसमें सबसे पहले तो आपके पोस्चर को गाइड किया जाता है। अच्छा, अब कायरो और फिजियो में डिफरेंस ये होता है कि कायरोप्रैक्टर के थ्रू हमने जैसे कि बात की है कि डिस्क स्लिप का इशू आ जाना, डिस्क स्लिप की वजह से शाटिका आ जाना, तो कायरोप्रैक्टर टेक्निक के थ्रू हमने उनकी रीअलाइनमेंट करनी होती है, स्पाइन की रीअलाइनमेंट करनी होती है, ठीक है। जैसे कि अगर हम रीअलाइन करेंगे, फेसियल जॉइंट लॉकिंग आ जाती है, जिसकी वजह से ये शाटिका की कंडीशन आती है, तो रीअलाइन करेंगे अपनी बॉडी को, जो कि आपकी स्पेशली कर्व है, एस शेप कर्व है, जो कुदरतन कर्व है, अगर वो चेंज हो जाए तो फिर आपको ये सारे मसले आते हैं। तो हमने कायरोप्रैक्टर यानी कि मैनिपुलेशन के थ्रू वो करते हैं, और फिजियोथेरेपी में आपके मस्कुलोस्केलेटल बोथ को ट्रीट किया जाता है, मॉडलिटीज के थ्रू, एक्सरसाइजेस के थ्रू। फायदा दोनों का है। फायदा दोनों। दवाइयों से बचने के लिए सर बेहतरीन तरीका इलाज हमें कायरोप्रैक्टर के पास जाएं या फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, ये बेहतर है, और लोग ज़्यादातर ये प्रेफर भी करते हैं, लेकिन एहतियात ज़रूरी है, जो कि करनी भी चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर शीजा, और बड़ी अच्छी प्रोडक्टिव गुफ्तगू रही आपसे। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। आप देखते रहिए ये प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। आपने देखा है कि ऑनलाइन कारोबार बढ़ता चला जा रहा है, और जहाँ पे कारोबार बढ़ा है वहाँ पे लोगों की शिकायत भी बढ़ती चली जा रही हैं। एक शिकायत जो कॉमन है वो ये है कि जिस वक्त ऑनलाइन कोई चीज़ मंगवाते हैं तो फिक्स प्राइस लिखी होती है। हमारे लोगों को ये आदत है कि वो बार्गेन करना चाहते हैं। अभी जैसे इन ड्राइव है, एक सर्विस है टैक्सी की, उसमें ये चीज़ आई कि आप बार्गेन कर सकते हैं आप किराए के बारे में, लेकिन ज़रूरत इस अम्र की थी कि यहाँ पे भी बार्गेन करने की सहूलियत जो है वो मुतारफ़ कराई जाए।
तो उस हवाले से कामरान यूसुफ ने एक सर्विस शुरू की है और एक आप उसको कहें कि प्लेटफॉर्म है सर, जी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप बार्गेनिंग कर सकते हैं। बार्गेन कर खवातीन के लिए सकते बड़ी हैं, अच्छी बात है। खवातीन बड़ी अच्छी बार्गेन करती हैं अमूमन, लेकिन वो बार्गेन किस तरह की होगी हाँ, कैसे और होती है? कितनी ज़्यादा होगी। तो कामरान यूसुफ CEO है और एक्टो के, बड़ी आपकी मेहरबानी तशरीफ़ लाने के लिए। ये ख्याल आपके दिन में इस तरह से आया कि वो पठान जिस वक्त हम होते हैं ना तो वो सौदा करते हैं, वो कहता है 5000, खवातीन कहती है 500, फिर दरमियान में कहीं 1000-1200 में काम हो जाता है। बेसिकली सर ये पठानों से खाली मेरे पास नहीं आया आइडिया उस वक्त आया जब हम एक बड़ा अमीर इंसान भी होगा ना तो भी वो जब कहीं से भी बाय करने जाएगा तो वो उसको लाजमी कहेगा कि भाई प्यार मोहब्बत कर दो या चीज़ को थोड़ा सा कम कर दो। डिस्काउंट पसंद बहुत है पाकिस्तान की मार्केट में, तो वो उस चीज़ का कॉन्सेप्ट हमने देखा कि पूरे पाकिस्तान के ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस में है ही नहीं, तो उस चीज़ को लाना बहुत ज़रूरी था। तो उसका बेसिकली एक पूरा प्लेटफॉर्म बनाना, एक पूरा सेटअप करना वो ज़रूरी था। तो इसलिए मेरे दिमाग में ये आइडिया है कि हम ऑनलाइन ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस एक लॉन्च करें जिसके अंदर लाइव पे बार्गेनिंग हो, यानी कि यूज़र अपने कस्टमर अपने सेलर को जो है वो ऑफ़र भेजे और ऑफ़र उसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे या वो री ऑफ़र भी कर सकता है कि यार इतने में नहीं मैं इतने में दूंगा, सेम जैसे कि आप डेली रूटीन के अंदर जो है वो ऑफर करते हैं। चैट के जरिए हो रहा होगा ये डायरेक्ट चैट, मतलब एक डायरेक्ट हमने सिस्टम बनाया कि आप वहीं पर ही प्राइस लिखेंगे, सेंड करेंगे और चली जाएगी और फिर वहाँ से वापस आ जाएगी। और ये कॉन्सेप्ट खाली पाकिस्तान में नहीं है, ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी यूएस की मार्केट में भी होता है, यूके की मार्केट में भी होता है और वहाँ पर ऑलरेडी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म ईबे काम कर रहा है इस चीज़ के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान में कोई नहीं कर अच्छा, रहा। एग्जांपल दे लोगों के समझने के लिए, हम ज़रा इसको और नटशल कर देते हैं और आसान कर देते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो कि मैं खरीदती हूँ, एग्जांपल देती हूँ विक्टोरिया सीक्रेट का एक बॉडी वॉश खरीदना है मैंने, बिल्कुल ठीक है, वो बड़ा ज़बरदस्त होता है, एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा होता है, एग्जांपल दे रही हूँ। तो अगर उस पर बार्गेन करनी है, एक छोटी प्रोडक्ट है, मैं बड़े लेवल की बात नहीं कर रही हूँ, एक आम जो ले मैन है, आम शहरी जो है वो जो आपको सुन रहे हैं, वो किस तरह से इस प्लेटफॉर्म से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? वो अगर इस प्राइस को कम करवाना चाहते हैं या डिस्काउंट चाहते हैं, यहाँ तो फिक्स प्राइस भी मिलता है। बिल्कुल ठीक है। इसमें ये होता है कि सेलर बेसिकली फिक्स प्राइस में भी वो चीज़ अपलोड कर सकता है। अगर कोई फिक्स प्राइस में है तो सेलर यूज़र को नज़र आ जाएगा कि ये फिक्स प्राइस है, इसके ऊपर आप बार्गेन नहीं कर सकते। अच्छा। लेकिन कहाँ जहाँ पर सेलर को पता होगा कि इसमें मुझे बेनिफिट होने वाला है, मेरी सेल ज़्यादा होगी, तो वो खुद ब खुद उसके ऊपर बार्गेन ऑन कर देगा। जैसे ही वो बार्गेन ऑन करेगा तो आपके पास बटन आ जाएगा मेक अ ऑफ़र का, जहाँ से आप क्लिक करेंगे, आप अपनी मर्जी की ऑफ़र भेजेंगे कि ये मेरी ऑफ़र है, आगे से सेलर उसका रिटर्न करेगा कि ये जो ऑफ़र है वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ या मैं री ऑफ़र करता हूँ कि इतने से ज़्यादा कम में मैं नहीं दूंगा। और वो री ऑफर को जैसे ही वो एक्सेप्ट करेगा तो उसके पास ऑप्शन आ जाएगा ऐड टू कार्ट का, और वो ऐड टू कार्ट करके वो चीज़ बाय। लेकिन उसके लिए ये सारे ब्रांड्स जो भी हैं, नेशनल, इंटरनेशनल, इनको हम ऑन बोर्ड करना ऑन बोर्ड लाना बिल्कुल है। ऐसे। कौन कौन से ब्रांड्स हैं वो ऑन बोर्ड हैं इस वक्त तक हमारी जो बात चल रही है ऑन बोर्ड, अभी तक हमारे पास कोई ब्रांड नहीं है, लेकिन हमारे पास जो मोबाइल्स के ब्रांड है जिसमें Xiaomi हो गया, उसके अलावा क्या कहते हैं ओप्पो हो गया, और एक और मोबाइल है टेक्नो मोबाइल, वो हमारे साथ इस वक्त बात चल रही हैं और होपफुली उम्मीद है कि हमारी इसी वीक में उनके साथ जो है वो कोलैबोरेशन हो। मोबाइल के अलावा भी मतलब आपकी जी हमारी सर्विसेज जो है वो ऑल कैटेगरीज हैं, सब कैटेगरीज हैं। ठीक है। और आप ये बताइए कि जैसे गिला ये होता है लोगों को बार्गेन में, कहीं ये ना हो कि वो कहते हैं कि जब हम ऑनलाइन कोई चीज़ देखते हैं ना, बिल्कुल, जब आप दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पे हाथ लगा के आप प्रोडक्ट को चेक कर लेते हैं, आप पहन के देख लेते हैं, जूता अगर है, और उसकी क्वालिटी भी आप देख लेते हैं, लेदर की क्वालिटी भी आप देख लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन में ये पता नहीं चलता। और कई दफ़ा गिला ये होता है कि जो चीज़ दिखाई जाती है तस्वीर में वो नहीं होती। तो यहाँ ये ना हो कि बार्गेन जब करें तो प्रोडक्ट एक दर्जे लेवल की नीचे हो और वो उस तरह से कर दें, इस तरह पाकिस्तानी में बड़ा गिला हो। बिल्कुल ऐसा होता है। इसके लिए भी हमने जो पिछले तकरीबन 1.5 साल से हम सिर्फ इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। पाकिस्तान की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, फेक प्रोडक्ट, फेक ऑर्डरिंग, फेक रिटर्न बहुत सारे होते हैं, यानी कि डिलीवरी अटैम्प्ट होती है, रिजेक्ट हो जाती है, बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे। तो इसके लिए ना हमने एक पॉलिसी इंप्लीमेंट की कि हमें लगा कि हमें इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि हम पाकिस्तानी लेवल पे सोच रहे थे, हम इंटरनेशनल की तरह नहीं सोच रहे थे जिस तरह वो लोग सोचते हैं। तो हमने क्या किया कि हमने हर बंदे को सिर्फ एक ही चांस दिया है कि सेलर जो है वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट भेजेगा, अगर गलत गई तो नेक्स्ट टाइम वो सेलर हमारी प्लेटफॉर्म के ऊपर नई चीज़ भेज सकता। अच्छा, ये बड़ा अच्छा तरीक़ाकार है। इसका मतलब क्वालिटी कंट्रोल के लिए चेक एंड बैलेंस का चेक एंड बैलेंस जो है वो जो होना चाहिए, मतलब पूरा मौजूद होना चाहिए। हरमीत हमारे साथ इस्लामाबाद से हरमीत हमारे साथी है इस्लामाबाद से, उनसे चल के बात करते हैं। जी हरमीत। जी जी कामरान, अगर हम देखें इसी बिज़नेस के हवाले से, ये बिज़नेस जितना भी है पूरी दुनिया में बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो लोग कमा रहे हैं और मुल्क को भी फ़ायदा हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं हम उसी तरह आगे नहीं बढ़ रहे। इसकी वजूहात क्या है?
क्यों नौजवान जो है उसी तरह इसमें दिलचस्पी जो है उसी तरह नहीं जो होनी चाहिए थी उसकी उस तरफ आना थोड़ा सा वो समझते हैं कि शायद ये कारोबार जो है ऐसा नुकसान वाला हो या कुछ और। इस चीज़ें अक्सर मुख्तलिफ तजुर्बात भी लोगों के आते हैं, तो जिसकी वजह से लोगों में एक खौफ भी पाया जाता है। इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल आपकी बात ठीक है। पाकिस्तान में ऐसा होता है कि लोग जो है वो खौफ खाते हैं कि ऑनलाइन चीज़ें मंगवाएंगे तो वो गलत आएगी, तो उसी खौफ के हल के लिए तो हमने पॉलिसी इंप्लीमेंट की, अपनी क्वालिटी चेक की कि हमारा क्वालिटी चेक जितना स्ट्रांग होगा तो जब यूज़र एक एक्सपीरियंस अच्छा करेगा तो नेक्स्ट यूज़र खुद ब खुद उसको रिकमेंड करेगा कि ये चीज़ अच्छी है तो आप यहीं से ही बाय करें, यहाँ पर मुझे चीज़ अच्छी मिलती है, नेक्स्ट पर्सन जो है वो उसे उसी तरह ही वेरीफाई करेगा और उसके साथ चलेगा। अच्छा कमरन, ये 2 वे कम्युनिकेशन है, एक तरफ आपका बायर है, एक तरफ आपका सेलर है। अब जो हम लोग हैं उनको तो हमने कन्विंस कर लिया कि कोविड की वजह से ही और कोविड की ट्रेजेडी की वजह से, लेकिन डिजिटल पाकिस्तान की तरफ हम काफ़ी हद तक शिफ्ट हुए, लोग ऑनलाइन शॉपिंग पे अब किसी हद तक रिलाई करते हैं। हमने कन्विंस कर लिया बायर को जाने के लिए, लेकिन सेलर को इन प्लेटफॉर्म पर लेकर आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स हमारे ऐसे हैं जो कि एक टिपिकल तरीके से ही बिजनेस करते हैं, वो हम उन्हें कन्विंस नहीं कर सकते टू कम ऑन सोशल मीडिया, टू कम ऑन दीज ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तो ये कितना ज़रूरी है? सरमीत का सवाल बेसिकली ये था कि यंगस्टर्स को इस ई-कॉमर्स की तरफ मज़ीद राग़िब करना, जो कि हम कंपैरेटिवली दुनिया से बहुत पीछे हैं, तो कितना ज़रूरी है नौजवानों का इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज़ करके नए नए बिजनेस, नए नए स्टार्टअप्स का इस पर आना? ये बहुत ही ज़रूरी बात है और इसमें मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है। पहले नहीं करती थी लेकिन अब स्टार्टअप्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है इस काम के लिए। और ये जो ई कॉमर्स है ये भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जिनके ऊपर लोगों को जाना चाहिए। ऑनलाइन हमारे जो है वो डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो है वो अभी तक इतना पावरफुल नहीं बना पाकिस्तान में। अभी भी आप अगर इंटरनेशनल मार्केट में रिसर्च देखें तो वो सबसे पहला क्वेश्चन ये लिखते हैं ये पाकिस्तान का डिजिटल पेमेंट निज़ाम अच्छा नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ों को वाकई लोगों को आगे आना चाहिए, नई सी नई चीज़ें, लेकिन ये है कि कॉपी की तरह नहीं आना कि एक बंदे ने ऑलरेडी एक चीज़ डेवलप की हुई है उसी के ऊपर आप कॉपी करके आ गए। एक नए आईडी के साथ, एक नई इनोवेशन के साथ आप सामने जब आएंगे तो वो तब आप कुछ नया कर पाएंगे। नकल करके तो चीज़ें हो जाती हैं। अब आपके अगर इस प्लेटफॉर्म की बात की जाए, अभी आपने कहा एक्सेसरीज़ की, डिजिटल एक्सेसरीज़ या जो गैजेट्स हैं उस पर आप काम कर रहे हैं, और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आप फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं? प्रोडक्ट्स की, क्लोथिंग की, क्या कौन कौन सी रेंज लॉन्च? मैं आपको अपनी रिसर्च का थोड़ा सा बताता हूँ। तो हमने जब रिसर्च की तो हमें पता चला कि पाकिस्तान के अंदर लगभग 65% लोग सेकेंड हैंड चीजें इस्तेमाल करते हैं, न्यू नहीं करते। अच्छा, तो 65% दैट्स मीन ह्यूज अमाउंट ऑफ पर्सन, हमारे लिए बहुत ज़्यादा लोग हैं, क्योंकि टोटल हमारे पास जो यूज़र हैं 100 मिलियन के करीब हैं जो कि मोबाइल इंटरनेट का मतलब डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं ऑनलाइन कॉमर्स के लिए, अदरवाइज नहीं करते। तो वो इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको सेकंड हैंड चीज़ें मिलती नहीं है। लाइक सेकंड हैंड वो नहीं कि सब कुछ सेकंड हैंड की बात कर रहा हूँ, लाइक मोबाइल ज़्यादातर लोग सेकंड हैंड यूज़ करते हैं, कंप्यूटर सेकंड हैंड यूज़ करते हैं, लैपटॉप सेकंड हैंड यूज़ करते हैं, गाड़ियाँ सेकंड यूज़ करते हैं। तो उनके लिए भी ऑनलाइन कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं सिवाय OLX के। OLX भी ये काम करता है कि वो आपको कंज्यूमर टू कंज्यूमर कर रहा है, लेकिन उसमें क्या होता है कि फेक ऑर्डरिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, कि एक बंदे ने आपसे एडवांस ले लिया, बाद में वो बंदा ही नहीं मिलता कि वो कहाँ था, ठीक है। उसके लिए बीच में आना बहुत ज़रूरी था और वो हमारा नेक्स्ट अपकमिंग फीचर है जिसके अंदर हम लोगों को एक ऑप्शन दे रहे हैं कि वो अपनी सेकंड हैंड प्रोडक्ट बेच सकते हैं 15 डेज रिटर्न पॉलिसी के ऊपर। और खाली रिटर्न पॉलिसी के ऊपर नहीं, उसकी सारी पेमेंट के सिस्टम जो है वो हम लोग ही कवर करेंगे। उसकी चीज़, उसकी क्वालिटी चेक करके बाद में उस चीज़ को डिलीवर किया जाएगा यूज़र तक। उसके लिए तो बहुत बड़ा नेटवर्क चाहिए होगा। बिल्कुल तो चाहिए होगा। तैयार हैं उसके लिए? हम तैयार हैं और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ों पर इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। इसके अलावा भी एक आपने शायद क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो ये है कि पाकिस्तान में बहुत अच्छी चीज़ें भी बनती हैं, ठीक है, लेकिन उनको कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो इंटरनेशनली और रिकॉग्नाइज करवा सके उन अच्छी चीज़ों को। उन अच्छी चीज़ों के इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन के लिए हम 30 को अपने इसी सिस्टम के अंदर एक ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं जहां पर वो एक्सपोर्टर या वो सेलर जो कि एक्सपोर्ट क्वालिटी की चीज़ें बनाता है, अच्छी चीज़ें बनाता है, हम उनकी क्वालिटी टेस्ट करेंगे और उनको एज ए एक्सपोर्ट बायर अपना साथ सेलेक्ट करेंगे और उनकी प्रोडक्ट जो है वो फिलहाल के लिए, क्योंकि हम ऑलरेडी सेटअप कर चुके हैं, तो US के अंदर हम उनकी प्रोडक्ट जो है वो सेल करेंगे यहाँ से US के अंदर। ये कितनी बड़ी मार्केट है बाहर की, अगर आप इस तरह से देखा जाए? बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी मार्केट, बहुत बड़ी मार्केट है, फायदा उठाया। और हमने US का रिसर्च की तो हमारे वैसे ही होश उड़ गया कि US के अंदर पाकिस्तान की प्रोडक्ट मिल रही थी लेकिन वो UK से आई हुई है। अच्छा, मतलब पाकिस्तान से डायरेक्ट एक्सपोर्ट ही नहीं हो रही US के अंदर। तो UK से, अब यहाँ तक कि नमक हम लेने गए तो वहाँ पर नमक भी लिखा हुआ था कि मेड इन पाकिस्तान। हमने उनसे पूछा कि आपने ये कहाँ से मंगवाई है, तो उन्होंने बोला जी हमने UK से इम्पोर्ट की है। तो पाकिस्तान से क्यों नहीं हो सकती? अच्छा, वैसे आप जिस तरह बात कर रहे हैं पाकिस्तानी चीज़ों के हवाले से, बाहर भी हम कई चीज़ें जब मैं पूछता था तो वो कहते थे कि पाकिस्तान से लाए या मंगवाई और ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जिस पर हमें ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए और बैनुल-अक़वामी मार्केट तक उसको पहुँचाना चाहिए, और वो भी अपने लेवल के साथ? क्योंकि जाहिर बात है या तो इंडिया अपना लेवल लगा लेता है, जिस तरह आपने जिक्र किया है कि इंग्लैंड ने भी लगा दिया।
इसमें सबसे बड़ी मार्केट जो है ना वो हमारी कपड़े की है। पाकिस्तान के अंदर कपड़ा बहुत अच्छा बनता है, कपड़ा हो गया, हमारे गारमेंट्स हो गए, बहुत अच्छे बनते हैं और इन चीज़ों का बाहर बहुत ज़्यादा डिमांड है। खाली कपड़े गारमेंट्स की नहीं, हाउस होल्ड की चीज़ें कई जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छी बनती हैं। जिसमें मैं आपको खाली हमने एक छोटी सी रिसर्च की थी कि हमने ना कसूर से एक मैट लिया था जो कि सिंपल मैट होता है और वो हमें तकरीबन 150 रुपये में मिला था उस टाइम, और हमने उसको यूएस की मार्केट में जाके सेल किया तो वो वहाँ पर 1800 रुपये में बिका। तो हमारा जो टोटल जो कॉस्ट थी यहाँ से वहाँ पर ले जाने की टोटल 400 रुपये की थी। यानी कि हम पाकिस्तान की मार्केट को वहाँ पर रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और वहाँ पर इजीली बिक गया। ये भी नहीं कि एक हमें उनको साथ कुछ करना पड़ा कि कुछ बहस करनी पड़ी या कुछ भी, हम आराम से जाके मार्केट में हमने बेच दिया। तो हमें वहाँ से पता चला कि एक छोटी सी चीज़ को भी इंटरनेशनल मार्केट में बेचना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ बनी हुई अच्छी होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी इंप्रूव है, बहुत मशहूर है पाकिस्तान बिल्कुल के, ऐसी है। हाँ, बहुत सारी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, खास तौर पे प्लेट्स पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बनती हैं, हाउस होल्ड की जो चीज़ें हैं मैंने वहाँ पर देखी हैं। जब हमने रिसर्च की तो हमें बहुत सारी चीज़ें, नमक पाकिस्तान में है, पाकिस्तान का नमक बाहर, चावल पाकिस्तान का है, वो बाहर रिकॉग्नाइज हो सकता है। लेकिन जो आपने बात की ना क्लोथिंग की, सर क्लोथिंग लाइन की अगर बात की जाए तो बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन उनकी आउटलेट्स जो वहाँ पर है दे आर अर्निंग मोर देन पाकिस्तान, क्योंकि वहाँ पे एक तो ओवरसीज पाकिस्तानी है, मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में है, उनको इस तरह के एक तो अटायर भी चाहिए होता है कि आपका वेस्टर्न हो तो ईस्टर्न अटायर आपको चाहिए। तो इस मार्केट को बड़ा टारगेट किया जा सकता है अगर हम वाकई चाहते हैं। तो कोई पैगाम नौजवानों के लिए अगर आप देना चाहें? मैं तो यही नौजवानों को देना चाहता हूं कि आप किसी भी चीज़ को अगर कोई आ रहा है कॉन्सेप्ट लेकर आता है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, खासतौर पे अगर पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट है तो। अगर वो बाहर का है आप उसे सपोर्ट करके उसी ऊपर लेके जाएंगे तो इसमें मुल्क का फायदा नहीं होता, क्योंकि वो बाहर का वाला बंदा है, उसने डॉलर अगर अर्न भी किए तो वो तो बाहर लेके चला जाएगा, तो मुल्क को क्या फायदा हो रहा है उस चीज़ में। तो हमें चाहिए कि हम पाकिस्तान में ही वो स्टार्टअप बनाएं, पाकिस्तान की स्टार्टअप को सपोर्ट करें और उसे आगे लेके चलें, ताकि हमारे पाकिस्तान का भी फायदा हो और आगे जाने वालों का ही फायदा हो। और इसमें सिंपल एग्जांपल है, अगर मैं आपको एग्जांपल भी दे दूं, इन ड्राइव की और बाइकिया की बात कर लें, आप बाइकिया पाकिस्तानी है, उसे कोई सपोर्ट नहीं करता, इन ड्राइव को हर कोई सपोर्ट करता है क्योंकि वो रशिया की है। तो ये हमारी एक माइंडसेट है कि हम लोग हमेशा इंटरनेशनल मार्केट को सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान की मार्केट को सपोर्ट नहीं करते। करना चाहिए। ये तो नहीं है कि वो जो यूजर फ्रेंडली जो एप्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, शायद दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को इन ड्राइव की जैसे हों कंपेटिटर्स, उनको भी उतनी अच्छी सपोर्ट फैसिलिटी या उतने अच्छे अपने जो काम है वो करने पड़ेंगे। बात आपकी ठीक है, लेकिन किस हद तक नहीं भी ठीक, मैं वही बता देता हूँ आपको कि इन ड्राइव जब पाकिस्तान में लाइव हुई थी तो उसकी सपोर्ट फैसिलिटी थी ही नहीं। ठीक है, उसने 8 महीने तक किसी किस्म की कोई सपोर्ट ना यूज़र को दी है ना ड्राइवर को दी है। सिर्फ क्या वजह थी कि उसकी चीज़ अच्छी थी, उसने आइडिया उसका अच्छा था। तो उस तरह आइडिया अगर आप लेकर आए, सपोर्ट जरूरी नहीं। थैंक यू, बहुत मेहरबानी, बहुत टाइम आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू बात रही। और हमने अब आपसे लेनी है इजाज़त और कल नए टॉपिक नए इशूज़ के दोबारा से हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।